दोस्तों नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है दैट इज स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंडर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर आपको डिफरेंट स्पीसीज के बारे में पता करना होता है कि उन स्पीसीज के बेसिक फीचर्स क्या हैं, कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में वो मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क्स कौन से एसोसिएटेड है उनके साथ में। क्योंकि ये कई 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ों के कॉम्बिनेशन को बना करके और फिर हमसे प्रीलिम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें ये बोला जाता है कि अब आइडेंटिफाई करो कि हम नीचे दी हुई 4 स्पीसीज इनमें से किसके बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो उन स्पीसीज के लिए है जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, जिनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और इनके साथ साथ में सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि जब एक स्पीसी की प्रोटेक्शन होती है तो आप एरियाज को कंजर्व करने की कोशिश करते हो, उनको एक तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो उसका फायदा क्या होता है कि वहां पर एक स्पीसीज जिसको टारगेट किया है वो तो प्रोटेक्ट होगी, प्लस उसके साथ में रिमेनिंग जो आसपास का फ्लोरा फौना है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज अपने आप में एक तीर से पता नहीं कई शिकार वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो इस प्रोग्राम को हमें पहले समझना होगा और फिर आगे हम समझेंगे कौन कौन सी स्पीसीज की प्रोटेक्शन यहां पर की जा रही है हमारे देश में। देखो, स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम की बेसिक्स की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, ठीक है, फॉरेस्ट चेंज क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। अब क्लाइमेट चेंज तो देखो बाद में ऐड किया गया था, पहले इसको केवल और केवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ही बोला जाता था। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्कीम स्टार्ट की गई जिसका नाम था असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी, असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये एक स्कीम थी जिसमें क्या था कि भाई स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा प्लान तैयार किया जाए और उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस दी जाएगी, फंडिंग की एक फैसिलिटी दी जाएगी जिसके चलते स्पीसीज का कंजर्वेशन या फिर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया उसको प्रोटेक्शन देनी है वो पॉसिबल हो पाता है। अब आप देखोगे कि स्कीम को फिर बाद में 2008-9, ठीक है, 2008-9 में इसका रीनेम कर दिया गया और इसको एक तरीके से कहते हैं ना कि कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स को ध्यान रखते हुए इसको एक तरीके रिवैम्प किया गया, रिन्यू किया गया, ठीक है। और स्कीम का नाम जो है वो पड़ गया, यहां से तो हमने बात की थी असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी जो नाम चल रहा है वो हो गया इसका नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ठीक है। तो ये स्कीम जो है इसका एक तरीके से रीनेमिंग की गई और इसके काम करने के अप्रोच को भी चेंज किया गया। ये स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट प्लान बनाएगी स्पीसीज के कंजर्वेशन से रिलेटेड, साथ में कुछ फंडिंग अपने लेवल पर भी अरेंज किया जाएगा और रिमेनिंग जो फंडिंग होगी जो कि अपने आप में बहुत हेल्दी पार्ट होगा इसका, यू मान के चलो कि 50% से तो ज्यादा ही है, 70-80% के लगभग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस के तौर पे आएगा। और ये सारा काम किसके अंडर हो रहा है, आपकी IDWH स्कीम के तहत। ओके, अब इस स्कीम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इन 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हम अगर नेम वाइज देखें तो सबसे पहला तो आपका आ गया कि आप प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्शन देना चाहते हो, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सारे आ जाते हैं। दूसरा आपका आ जाता है कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर, मान लो यहां पर कोई नेशनल पार्क है, उसके बाहर भी तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनको आपने नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डेफिनेशन में तो नहीं डाला, बट जिस स्पीसी के कंजर्वेशन की आप बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हम पिक ले लेते हैं एक बार कि नीलगिरी टाहर, ठीक है, एक बकरी की स्पीसी है ये मानो, ठीक है, जो गोट होती है ना उसी का एक वेरिएंट मान लो, मोरलेस एक बीच का हिस्सा जिसमें एक तरफ हिरण को इमेजिन कर लो, एक तरफ बकरी को, दोनों का एक बीच का। अब आप देखोगे कि नीलगिरी टाहर वाला जो एरिया है, जैसे नीलगिरी नेशनल पार्क की हम बात कर लेते हैं मोटी मोटी, तो उससे वो डेफिनेटली आसपास के एरिया में बाहर भी जाकर के माइग्रेट करके और फिर वापस आती होगी, इस तरीके से चलती। उन पे थोड़े ना लिमिटेशन है कि आपने बाहर वायरिंग कर दी, भाई इस एरिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो उस टार वाले एरिया के अंदर रहेगी, ऐसा तो कुछ होता नहीं है इतना स्ट्रिक्टली। तो ऐसे में आसपास के एरिया में भी देखो उन स्पीसीज की प्रेजेंस आपको मिल जाएगी। तो पॉइंट क्या आता है, पॉइंट मोटी मोटी चीज ये निकल के आ रही है कि आपको उन प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर एरिया में भी जहां पर स्पीसीज आ रही है वहां पर भी प्रोटेक्शन देनी है, तो वो भी इस पर्टिकुलर स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट में इंक्लूड किया हुआ है। प्लस जो स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। टोटल अभी के समय में देखी जाए तो 16 के लगभग तो ऐसी स्पीसीज हैं जो कि लैंड पे मिलती हैं जिनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है, और 6 के लगभग एक स्पीसीज आइडेंटिफाई हो रखी है जो कि पानी में मिलती हैं, जैसे गैंजेटिक डॉल्फिन का नाम ले लो, डुगोंग,
ठीक है, समुद्री गाय जिसको बोलते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी पर्टिकुलर स्कीम जो है डेडिकेटेड है। तो टोटल कितनी स्पीसीज आ गई आपके सामने? 22। तो इन 22 स्पीसीज में हम वन बाई वन जो एकदम इंपॉर्टेंट है उनके एक सीक्वेंस में हम यहाँ पर एक डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। आई होप आपको ये जो स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम या स्पीसी कंजर्वेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की अप्रोच है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन वाइल्ड बफेलो की। ओके, एशियन वाइल्ड बफेलो में आप देखोगे कि इस तरीके की अपीयरेंस होती है। ये मोर और लेस पानी के जो भी आप कहोगे कि जंगल वाले एरिया में पानी का जो सोर्स होता है, कोई पॉन्ड हो सकता है, कोई लेक हो सकती है, जिसमें उनकी नेक तक का पानी मिलेगा ना, तो वहां पर ये पास में रहना पसंद करते हैं, जिससे कि आराम से स्विम भी कर सके और अपनी रिक्वायरमेंट जो है पानी की वो भी पूरी कर सके। कहने का मतलब ये मार्शी या स्वैम्पी एरिया में रहना पसंद करते हैं। ये बेसिकली वो एनिमल्स हैं जिनका क्लासिफिकेशन आप डालते हो बोविड स्पीसीज में। बोविड स्पीसी का मतलब क्या होता है? वो एनिमल्स जिनके पैर में खुर होता है, खुर में भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपने गाय का अगर देखा हो तो वो एक तरीके से क्या होता है, क्लोवन हूफ्ड है। क्लोवन हूफ्ड का मतलब कि आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल जाएगी, है ना, इस तरीके का पैर उनका होता है। ठीक है, तो क्लोवन हूफ्ड। और साथ में इनमें एक फीचर बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, दैट इज रुमिनेंट। वो क्या होता है, रुमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? जो खाना खा लेते हैं और फिर वो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब पेट में से खाना निकाल करके वापस मुंह में लेके आते हैं, फिर उसको चू करते हैं, चबाते हैं, फिर वापस खा जाते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो होता है वो रुमिनेंट एनिमल्स में ही देखा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये एक बोविड स्पीसी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गौर आपने देखे होंगे, गौर वो हैवी वाले जो भैंसे होता है ना, बहुत बड़े वाले सांड, ठीक है, उनके बाद में ये सेकंड हैवीएस्ट कैटेगरी के सेकंड हैवीएस्ट एनिमल हैं जिनको आप बोविड स्पीसी की कैटेगरी में डालते हो। ध्यान रखना है अपने को। और बोविड में कौन हो गए? क्लोवन होफ्ट, जिनके खुर होता है इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड, और एक रुमिनेंट एनिमल्स जो कि अपनी जुगाली करते हैं खाने को बाहर निकाल करके। ये छत्तीसगढ़ का स्टेट एनिमल भी है, ये चीज हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस की है। साथ में इसकी बात करें तो यहां पर जो फीमेल्स होती है ना, फीमेल्स और मेल्स, इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि मेल्स जो होते हैं उनके जो सींग होते हैं ना, हॉर्न, ठीक है, वो बेसिकली छोटे होते हैं और मोटे होते हैं। छोटे होते हैं और थोड़े से मोटे होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसके अलावा ये कहां पर मिलेंगी ये बता ही दिया हमने कि ये स्वैम्पी मार्शी एरिया में रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब रिवर्स के आसपास का एरिया भी इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से आप देखो कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क को उठा लो, चाहे दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को उठा लो, लोखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लो, बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ले लो, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में लोकेटेड है। ठीक है, तो वहां पर इनकी प्रेजेंस दिख जाएगी। इसके अलावा नॉर्दर्न रीजन की बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर में, वहां पर डी एरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर भी इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसको हम मैप पे अगर नोटिस करें तो आप देखो कि कहां पर मिलेंगे। इस वाले एरिया में दंडकारण्य वाला एरिया आ गया, यहां पर अच्छी खासी रेनफॉल मिल जाएगी। एक तो यहां पर फॉरेस्ट एरिया बड़ा डेंस है, ठीक है, और एक इस एरिया से आपको पता है महानदी रिवर का ओरिजिन भी होता है, और भी छोटी बड़ी रिवर्स ओरिजिनेट होती है जो कि महानदी या फिर गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाले एरिया में भी कन्फाइंड है। इसके अलावा असम वाले एरिया की बात करो तो असम में इस जगह पे आप नोटिस कर ही सकते हो, जिनमें ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स हैं, जिनके अंदर ये एशियन वाइल्ड लाइफ बफेलो, जो वाइल्ड बफेलो है, उसकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी महाराष्ट्र में एक कोलमार्का, ये याद रख लेना है, कोलमार्का फॉरेस्ट एरिया है ना, इसको भी कंजर्वेशन एरिया के तौर पे डिक्लेयर किया है इन वाइल्ड बफेलोज की प्रोटेक्शन के लिए, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी अगर ग्रुपिंग की बात की जाए कि एक साथ कितने तरीके से रहते हैं, तो मेल एडल्ट मेल्स होता है ना, उनकी जो हर्ड होती है, उनका एक जो ग्रुप होता है, उसमें आपको 10 से 20 इंडिविजुअल्स एक साथ मिल जाएंगे। और एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहां पर ये डायर्नल और नॉक्टर्नल दोनों बिहेवियर फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये आपको दिन में भी घूमते फिरते मिल जाएंगे और रात को भी घूमते फिरते मिल जाएंगे। बस डिपेंड ये करता है कि इनके लिए थ्रेट जो है, मान लो कोई भी इनका जो आप कह सकते हो, इनके लिए जो एक शिकारी जो भी है इनके, तो उनके हिसाब से ये अपने अपने एरिया को और अपनी मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आप देखो इनका प्रोटेक्शन स्टेटस देखा जाए तो IUCN में इंडेंजर्ड बताया गया है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी पॉपुलेशन जो है पिछले
मतलब आप देखोगे 10-20 सालों के अंदर ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है, इसलिए स्किन प्रोटेक्शन की जरूरत है। साइट्स में अपेंडिक्स थर्ड में है, दैट मीन्स रेगुलेशन तो है बट उतना रेस्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में कि हाँ जी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लेन देन, या फिर इनकी प्रोडक्ट की बजाय इनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको रेगुलेट करने में ज़्यादा कड़की नहीं बरती जाती है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस नहीं है। बट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो इनको शेड्यूल फर्स्ट में दिया गया है, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये स्पीसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ कहाँ पर मिलती है उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, ये आपको मेमोराइज कर लेना है क्योंकि सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। फिर आ जाओ एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस की कैटेगरी सबसे पहले आईयूसीएन में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, अपेंडिक्स फर्स्ट में और शेड्यूल फर्स्ट में। इसका मतलब ये क्या हो गया कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके लिए बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है, कैसे भी करके एशियाटिक लायंस को हम प्रोटेक्ट कंजर्व करें। इनके कन्फाइनमेंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट यस रिवाइज कर लेते हैं। देखो मेजरली तो आपको ये कहां पर मिलेगा, ये आपको गिर नेशनल पार्क वाला एरिया है वहां पर, जहां पर मेजरली जो एरियाज आ जाते हैं एक तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गिर नेशनल पार्क, और इसके अलावा आपका वहां पर लोकेटेड है पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों मिलाकर के हाईएस्ट एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन को कन्फाइन करते हैं। लगभग 304 एशियाटिक लायंस की पॉपुलेशन जो है वो गिर वाले एरिया में ही लोकेटेड है। इसके अलावा भी कुछ एरियाज हैं जो कि गुजरात के सौराष्ट्र का मतलब है गुजरात का जो ये नीचे वाला लोब है, ठीक है, इस वाले एरिया में लोकेटेड है, ये नीचे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक तो मिटियाला और गिरनार सेंचुरी, यहां पर भी आपको इनकी एनिमल इनकी प्रेजेंस जो है एशियाटिक लायंस की वो मिल जाएगी। और देखा जाए तो अभी रिसेंट टाइम में गिर से ट्रांसलोकेट भी किया जा रहा है इनको बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, जो कि आप देखोगे कि वहां पर पोरबंदर जो है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था उसके बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है ये बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहां पर भी गिर से एशियाटिक लायंस को ले जाकर के रखा जा रहा है। कारण क्या है कि इनकी कंजर्वेशन के लिए वही चीज है कि अलग अलग एरिया में जितना फैला करके रखा जाएगा उतना ही प्रोटेक्शन पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कई बार इनके बीच में एक बार अगर एक जगह पूरी पॉपुलेशन कन्फाइंड होती है और वहां पर कोई बीमारी फैल जाए, जैसे रिसेंट टाइम पे एक बीमारी आई थी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से रिलेटेड, क्योंकि इनके फिर बाद में वो वायरल इन्फेक्शन के चलते कई एशियाटिक लायंस की डेथ हुई थी। तो वो जो चीज है ना वो वाकई में खतरे वाली चीज होती है। तो ऐसे में इनको अलग अलग एरियाज में डिवाइड करके रखने से बेनिफिट क्या होगा कि कल को ना अगर कोई बीमारी का आउटब्रेक होता भी है तो उस बीमारी से एक एरिया के एनिमल्स को इन्फेक्शन हो या एक एरिया में एशियाटिक लायंस के को इन्फेक्शन हो तो बाकियों को तो बचाया जा सकता है ना। वो यहां पर अप्रोच जो है अपनाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा इनमें एक बीमारी और लग जाती है जिसका नाम है बेबिसियोसिस, ठीक है, बेबिसियोसिस, ये भी याद रख लेना, इनसे कई बार क्वेश्चन इनडायरेक्टली अप्रोच करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, अगर इनको हम इन्हीं के काउंटर पार्ट या इन्हीं के आपका वो ब्रदर्स जो अफ्रीका में लोकेटेड है अफ्रीकन लायंस, उनसे कंपेयर करें ना तो आपको इनकी साइज थोड़ी छोटी मिलेगी, स्मॉलर होते हैं ये साइज में। साथ में इनकी बॉडी पे जो स्किन है ना वो थोड़ी सी लूज होती है। इसका मतलब इनकी बॉडी पर अगर आप इनकी बेली के आसपास में देखोगे ना तो वहां पर आपको रिंकल्स मिलेंगे, इस तरीके से स्लॉट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि मोटे, अब अगर कोई भी आप मोटा आदमी देखो, ठीक है, उनका फैट होता है बेली पे, अगर उसको पकड़ के थोड़ा सा यूं पकड़ोगे तो यूं लाइंस ही बन जाती है ना, वो उस तरीके की लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एशियाटिक लायंस के कमर के आसपास में देखने को मिल जाती है। साथ में इनका जो फैमिली साइज होता है ना जिसको प्राइड बोला जाता है, एक चीज बड़ी यूनिक है कि इनकी जो फैमिली साइज है ये अपने आप में जितने भी बिग कैट्स है ना उनमें से इकलौता ऐसा है जो कि फैमिली के साथ रहना पसंद करता है या सोशली रहते हैं, जिसमें एक बड़ा लायन होगा, ठीक है, उसके अलावा लाइनेस जो फीमेल लाइन्स हैं वो भी मिल जाएंगे। बट यस, जो प्राइड साइज है, जो फैमिली साइज है, जो इनका ग्रुप होता है वो आपको थोड़ा छोटा मिलेगा अफ्रीकन लायंस के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे यहां पर एक मेल हो गया तो उसके अलावा 4 से 5 फीमेल्स इनके ग्रुप में पूरे मिल जाएंगी, या नॉर्मली 2 ही मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज क्या शो करती है कि जो एशियाटिक लायंस है इनमें आपको कम पॉपुलेशन एक साथ दिखाई देगी। इसके अलावा इनका जेस्टेशन पीरियड, दैट मींस प्रेगनेंसी से लेकर के डिलीवरी तक का जो पीरियड है एशियाटिक लायंस में वो होता है लगभग 108 दिन। इसका मतलब आप 3.5 महीने मोटे मोटे कैलकुलेट करके चलो, और एक बार में 2 से 4 कब्स, 4 बच्चों को जन्म देती है एक मादा शेरनी जो होती है वो। एक समय वो था जिस समय वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश
और आज के टाइम पे गुजरात वाले एरिया में जो कन्फाइनमेंट है ना, वो दूर दूर तक फैला हुआ था। मध्य प्रदेश में रेवा वाला एरिया यहाँ पर है, यहाँ पर मिल जाया करता था, और यहाँ वेस्ट बंगाल तक भी इनकी कन्फाइनमेंट, मतलब एक पूरा बेल्ट हो गया ये मान के चलो। बट आज के समय में देखा जाए तो कहाँ पर मिलते हैं एशियाटिक लाइन्स? मेनली आपको सौराष्ट्र वाले एरिया में, ये जो नीचे वाली लोब है उसमें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन की कंजर्वेशन जरूरी होगी, ठीक है। और इनकी बीमारियां वैसे ही कितनी ज्यादा लगी रहती हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिया। इनके अलावा ये जिस एरिया में मेनली पाए जाते हैं, गिर वाले एरिया में, वहां पर लेपर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको, सांबर एक तरीके का डियर, ठीक है, चौसिंगा, ठीक है, जिनको आप कह सकते हो चौसिंगा एक तरीका का स्टैग ही होता है, ठीक है, हिरन टाइप ही होता है। इसके अलावा इसी एरिया में एक कमलेश्वर रिजर्वायर भी लोकेटेड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर एक कमलेश्वर रिजर्वायर नाम का एक आपको एरिया मिल जाएगा जहां पर क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन पे काम किया जाता है। क्रोकोडाइल्स, ठीक है, मगरमच्छ के, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो कमलेश्वर रिजर्व भी लोकेटेड है। अब इसमें आपको आप खुद सोच सकते हो कि कितने ज्यादा स्टेटमेंट्स ऐसे आ गए जिनको अगर हम कॉम्बिनेशन वाइज सेट करके आपसे पूछा जाए कि आप आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर हम किस नेशनल पार्क या किस प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहे हैं, तो आपको गिर एरिया को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया संघाई डियर। संघाई डियर जो है ना, इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डांसिंग डियर? वो इसके हैबिटाट की वजह से है। आप यहां पर ये इमेज देखिए, ये है लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक जो है ये बेसिकली मणिपुर में कहां पर लोकेटेड है? इम्फाल वाले एरिया में। ये इम्फाल वैली वाला एरिया है, यहीं पर लोकेटेड है। और यहीं पर एक नेशनल पार्क भी है जिसको बोला जाता है केबुल लैमजो। अब केबुल लैमजो में ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, इसमें पानी है, पानी में तैरती हुई घास है जिसको फुमड़ी बोला जाता है। और इन फुमड़ीज पर ये डियर्स हैं, ये सरवाइव करते हैं, ये यहीं पर रहते हैं। अब आपको पता, तैरती हुई घास जिसमें साथ ये बायोमास है, घास तो कंप्लीट नहीं बोल सकते। बायोमास क्यों बोला? क्योंकि इसमें आपको कई कीचड़, फुमड़ी, खुद घास, और इसके अलावा वहां पर और भी एनिमल, छोटे बड़े एनिमल्स हो गए या दूसरी ग्रासेस हैं, वो मिक्स मिलता है एक पूरा। तो ये तैरता हुआ पूरा एक नेशनल पार्क है, ठीक है। बताया जाता है कि वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो केबुल लैमजो है। और यहां पर इन तैरती हुई घास वाले एरिया पर ही ये हिरण रहते हैं। तो अब आप देखो, इनको पैर रखते टाइम पर बड़ा सॉफ्टली रखना पड़ेगा, और पैर अगर धंसने लगे तो ऐसे में फिर वो दूसरी जगह पे जंप करेंगे एकदम से, तो ये कभी भी सेटल रह ही नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह स्विच करते ही रहेंगे। और इस वजह से इनको डांसिंग डियर भी बोल दिया जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये इसको यूनिक बनाती है। अच्छा, अब अगर हम अपीयरेंस की बात करें, ये दिखते कैसे हैं? देखो, सर्दियां जब होती है ना, तब तो ये डार्क ब्राउन कलर ले लिया करते हैं। ध्यान रखना, कैसा? डार्क ब्राउन कलर। और जैसे जैसे गर्मी आती है ना, तो ये थोड़ा सा कलर इनका पेल हो जाता है। पेल का मतलब येलोइश होने लग जाता है, जैसे कि इस कलर में आप देख सकते हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कलर वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें सर्दियों में डार्क ब्राउन कलर हो गया और गर्मियों में थोड़ा सा येलोइश हो गया, ये आपको मेनली मेल में ही दिखाई देंगे, मेल्स में। फीमेल्स तो मोर और लेस कैसी हैं? येलो ही रहती हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें हमने डिफरेंस देखने की जरूरत है। एक समय ऐसा था 1950 में, तो इसको एक्सटिंक्ट तक भी डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये एकदम खत्म हो गया। पर उसके बाद में जब समय 2-3 साल बाद में जब मॉनिटरिंग की गई, तो इनका एक तरीके से रिवाइवल देखा गया वहीं उसी एरिया में, मणिपुर वाले एरिया में। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस तरीके की जो संघाई डियर है ना, डांसिंग डियर, ये मिलते भी केवल यहीं पर ही हैं। इनको ब्राउन एंटलर डियर भी बोलते हैं, क्योंकि इनके सींग देखो किस तरीके के हैं, ठीक है। सींग जो होता है ना, इस तरीके की स्ट्रक्चर जो बनती है, पेड़ जैसी सींगों वाली स्ट्रक्चर, इनको एंटलर बोलते हैं। और इनका कलर ब्राउन होने के चलते इनको ब्राउन एंटलर डियर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और जो मेल होता है ना, उनके सींगों से दवाई बनती है, और पर्टिकुलरली जो चाइनीज मेडिसिन सिस्टम है, वहां पर तो बहुत ज्यादा इसकी रेलेवेंस कंसिडर की जाती है। तो अब आप समझ लो कि इनको कितना ज्यादा खतरा है। खतरे का मतलब ही हो गया, कोई इनकी हंटिंग भी कर सकता है दवाई के चक्कर में, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये जिस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया में लगातार प्रॉब्लम्स आती चली जा रही है। जैसे कि अब हम यहां पर एक बार देखते हैं, नोटिस करिए आप प्लीज। यस, इस एरिया में आप देखो कि ये जो घास वाला एरिया है, इसमें डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं। एक तो पानी है ना, ये पॉल्यूट हो रहा है, इसकी वजह से वहां पर इन डियर्स को स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी यहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो घास है यहाँ की नेटिव, इसके अंदर
एक दूसरी घास जो कि इन्वेजिव स्पीसी के तौर पे यहां पर आ चुकी है, जो कि खतरा बन रही है, और उस घास का नाम है पैराग्रास। क्या नाम है? पैराग्रास। और उस घास की वजह से ये फोमडी का जो एक कॉम्पोजिशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके चलते यहां पर ये फ्लोटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वीक पड़ रहा है। एक तो होता है ना कॉम्पोजिशन, जिसमें कि वो तैरने का पूरा मटेरियल उनके पास में अवेलेबल है, बट अगर वहां पर दूसरा कुछ अगर एंटर हो जाएगा तो वो फिर इकोलॉजी को तो डिस्टर्ब करेगा। तो वो जो ये पैराग्रास आ गई ना इन्वेजिव स्पीसी के तौर पे, ये कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ठीक है, ये अपने आप में कई खतरे हैं जो कि जो ये ब्राउन एंटलर डियर्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन में अपने आप में हमें अलर्ट करती है, और गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के सीरियस है, इसीलिए हम स्पीसीज कंजर्वेशन प्रोग्राम में इसको कवर भी कर रहे हैं। ठीक है जी, रिकवरी प्रोग्राम में आ जाइए। नेक्स्ट है डुगोंग, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये जनरली किस पे सरवाइव करती है। ये मेरीन इकोसिस्टम में सरवाइव करने वाला इकलौता ऐसा एनिमल है जो कि वेजिटेशन पे सरवाइव करता है, जैसे सी ग्रास हो गई, है ना, या फिर आप कहोगे जो घासें लगती है ना समंदर में, वो खा करके अपना सर्वाइवल करते हैं, और इसलिए इसको समुद्री गाय भी बोल दिया जाता है, सी काऊ के नाम से भी जान लिया जाता है। अच्छा, मिलती कहां पर है? देखो, ये मेजरली जो भी आपके कोस्टल एरियाज है ना वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, और हमारे तो मेजरली कहां मिलती है? श्रीलंका और इंडिया दोनों की इस तरफ वाले एरिया में गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड है, वहां पर इसकी मेजर कन्फाइनमेंट है। ठीक है, ये घास खा रही है तो इसका मतलब हर्बीवोरस होगी, कोस्टल एरिया में मिलती है आपको। सी ग्रास खाती है और एकदम शांत स्वभाव का ये एनिमल है, इसलिए इसको सी काऊ भी बोल दिया। इसकी हंटिंग किस लिए होती है? इनका मीट, इनकी बॉडी से निकलने वाला एक कह सकते हैं फ्लूइड, या फिर इनकी बॉडी को से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनसे ऑयल बनाया जाता है। इनकी जो स्किन है वो, इनकी बोन्स और इनके दांत, इनके टीथ्स, इनका बहुत ज्यादा यूटिलिटी है। इसके चक्कर में इनको इलीगली हंट किया जाता है, पोच किया जाता है। और इनकी जो बर्थ रेट है वो देखोगे ना, वो बहुत कम है। ये 3 से 7 साल में एक बच्चा पैदा करते हैं, और इनकी लाइफ भी बड़ी लंबी है। ठीक है, 70 साल तक जीते हैं एक बार पैदा होने के बाद में। ठीक है ना। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये जनरली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में साउंड प्रोड्यूस करके, एक दूसरे को फिजिकल टच दे करके भी एक दूसरे को सेंस कराते हैं अपनी इमोशंस को। ठीक है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ज्यादातर ये सॉलिटरी रहते हैं, मतलब इकलौते रहना पसंद करते हैं। बहुत रेयर आपको मिलेगा कि ये पेयर्स में देखने को मिल जाए, जनरली ये अलग रहना पसंद करते हैं। लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, गल्फ ऑफ मन्नार वाला जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गैंजेटिक डॉल्फिन्स। देखो, गैंजेटिक डॉल्फिन्स है ना, इनको सूसू भी बोल देते हैं, याद रख लेना भाई, सूसू, क्योंकि ये एक अपनी सांस लेते टाइम पर एक आवाज प्रोड्यूस होती है, वो जो सू 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 समथिंग, वो उस तरीके से, तो सूसू नाम ही इनका रख दिया। और हमारे देश में जो गंगा का नेटवर्क है, गंगा में आपको पता है ब्रह्मपुत्रा भी आके ज्वाइन करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और ये मेन जो दोनों रिवर्स हैं, इन वाले एरियाज में आपको गैंजेटिक डॉल्फिन्स की कन्फाइनमेंट मिल जाएगी। ठीक है, और इनको IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में डाला हुआ है, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, और शेड्यूल फर्स्ट में रखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। इसका मतलब इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है सरकार के द्वारा, और इंटरनेशनली इनको एक हाईएस्ट रिकॉग्निशन दिया हुआ है कि कैसे भी करके इनकी पॉपुलेशन को हमें रोकना है। इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन बहुत ज्यादा स्पीड से कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि ये अपने आप में जिस भी एरिया में मिलती है ना, वैसे ये फ्रेश वाटर स्पीसी है ना, फ्रेश वाटर फिश है। अब आप देखोगे कि जहां पर भी ये मिलती है ना, वहां का यूं मानो कि इकोसिस्टम बड़ा बैलेंस्ड और बहुत स्टेबल माना जाता है। बट यस, जिस तरीके से ब्रह्मपुत्रा या गंगा के आसपास की जो रिवर्स हैं, उनमें जब पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है तो उस टाइम पर इनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब यमुना का हाल देखो, अगर आप दिल्ली में हो तो आप खुद देखो कि यमुना एक गंदे नाले की तरह बहती है। वहां पर अगर इन स्पीसीज की बात करें तो खतरा है कि नहीं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा और उनकी ट्रिब्यूटरीज में मेनली मिलती है, और जिस एरिया में मिलती है वहां पर ये मान के चलो उस रिवर सिस्टम में बहुत हेल्दी मैकेनिज्म मेंटेन हो रखा है,
एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो फीमेल्स है ना, इनकी साइज आपको मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगी। जैसे कि फीमेल की साइज लगभग 2.67 मीटर तक हो जाती है एडल्ट होने तक, और मेल जो है उसकी हाईएस्ट कितनी है, 2.12। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि 2 से 3 साल में एक बच्चे को ही ये पैदा करती हैं, एक ही काफ को ये पैदा करती हैं। और इनका साइंटिफिक नेम हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, दैट इज प्लेटनिस्टा गेंजेटिका। ठीक है, प्लेटनिस्टा गेंजेटिका। ओके। और वैसे देखा जाए तो ये ब्लाइंड होती हैं। ब्लाइंड का मतलब दिखती तो है नहीं, पर ये फिर भी अपना जो कम्युनिकेशन है वो करती हैं, या फिर अपने प्रे, अपने शिकार पर जब टारगेट करती हैं तो ये यूज करती है अल्ट्रासाउंड को, और उससे फिर अपनी एक कहते हैं ना कि इको लोकेशन से अपना आइडिया लगाते हैं। जैसे कि यहां पर ये फिश है, यहां पर इनको कोई अपना प्रे थोड़ा फील हुआ, तो वैसे तो ये क्या करती रहती है, अल्ट्रासाउंड छोड़ छोड़ करके चेक करती रहती हैं। अब यहां पर ये प्रे थोड़ा सा मूव करता दिखेगा तो इनको आइडिया लग गया कि एक्चुअल में ये कितनी डिस्टेंस पे लोकेटेड है, और उसी स्पीड से फिर जा करके वो हंट कर लिया करेंगी। तो ये जो आपको है वो देखने को मिलेगा इनमें फीचर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि कौन से एरिया में ये लोकेटेड है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज, और अल्टीमेटली ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले एरिया में, सुंदरबन वाले एरिया तक आपको फैली हुई मिल जाएंगी। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए देखो गवर्नमेंट ने एकदम, एक तो क्या कर रखा है, पूरा कहता है ना कि पूरा डेडिकेशन दिखा रखा है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वेटिक एनिमल्स में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर कर दिया है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस है, क्योंकि जब देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर आप एक आइडेंटिटी दे देते हो तो फिर वहां पर आपको पता है कानूनी कार्रवाई भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली देखने को मिलती है, अगर कहीं पर भी इनके साथ में कोई भी छेड़छाड़ या फिर इनको मारने की कोशिश की जाए। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन स्पीसीज की, गेंजेटिक डॉल्फिन्स की प्रोटेक्शन के लिए पहले से मतलब इतना डेडिकेशन का काम नहीं हो रहा था, बट जहां जहां पर भी फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स की प्रोटेक्शन के लिए कई प्रोग्राम चला रखे हैं, तो उन एरियाज में आप क्या करोगे भाई, सीधी सी बात है कि जिस एरिया में क्रोकोडाइल्स रहते हैं उस एरिया के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो उसमें अगर गेंजेटिक डॉल्फिन भी रह रही हैं तो वो भी तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे ना अपने आप ही। भाई सीधी बात है कि आप किसी भी एरिया में एक स्पीसी को फ्लैगशिप डिक्लेयर कर दो। फ्लैगशिप का मतलब कि भाई इस एरिया के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसी है और इस स्पीसी को हमें प्रोटेक्शन देनी है। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उस पूरे एरिया को आप कंजर्वेशन देना शुरू कर दोगे, तो उसमें बाकी जो स्पीसीज हैं वो भी प्रोटेक्ट होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिल गया किसको, गेंजेटिक डॉल्फिन्स को, कि जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके चलते गेंजेटिक डॉल्फिन्स को भी कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल का स्कोप मिल जाता है। तो ये चीज जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसे में ही इसीलिए देखो किसी भी एरिया को हम प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पे डिक्लेयर करके काम करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट अपना आ गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो इस तरीके से होता है ये अपीयरेंस बिल्कुल, और रहते कहाँ हैं, इस तरीके के घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। और एक बड़ी बात कि ये जहां पर भी जिन भी घास के मैदानों में मिल जाएंगे उस एरिया में ये मान के चलो कि उस ग्रास इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो मोर और लेस अच्छी है। तो इस वजह से इनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इनकी प्रोटेक्शन जरूरी हो जाती है कि एक तो ग्रास इकोसिस्टम को मेंटेन करना, और किसी भी ग्रास इकोसिस्टम को अगर हम प्रोटेक्ट करेंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसका मतलब इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और इनकी पॉपुलेशन बहुत स्पीड से डिक्लाइन कर रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें एक तो सबसे बड़ा कारण है हैबिटाट लॉस, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जो ग्रास लैंड्स है ना उनको खत्म किया जा रहा है, तो उसके चलते इनके रहने की जगह खत्म हो रही है, तो ग्रास लैंड्स की कमी आना। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिस एरिया में घास के मैदान होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी लाइन डाल दी जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी लाइन डाली जाए और ये बहुत हैवी बर्ड है, साइज भी अच्छी खासी होती है, तो अब ऐसे में अगर बिजली के तार ऊपर से जा रहे हैं 11,000 किलो वोल्ट, या फिर कहो है ना 33,000 की लाइन जा रही है, 11,000 की जा रही है, तो उसमें अगर ये उलझ जाएंगे तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा, इनको शॉक लगेगा और ये मर जाते हैं। फिर इस वजह से ही अपने आप में खतरा है इनको, तो प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी है। साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, इसका मतलब हाईएस्ट रेगुलेशन दे रखा है। शेड्यूल फर्स्ट है 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और जो माइग्रेटरी स्पीसीज की कन्वेंशन है उसमें भी अपेंडिक्स फर्स्ट है, क्योंकि ये लंबी फ्लाइट करते हैं ये, ठीक है, गोडावन भी बोल देते हैं इनको, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है,
आप देखोगे कि इनकी कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि एक बहुत बड़ा एरिया आप कंजर्व करोगे जहां पर और बाकी एनिमल्स, बाकी स्पीसीज हैं वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो उनमें एक दो पॉइंट्स और हम हाईलाइट करते हैं। नंबर 1 कि ये वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, उड़ने वालों में बहुत हैवी बर्ड्स होते हैं उनमें से एक है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान बता ही दिया। अच्छा, इसके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान रख लेना। गोडाउन तो बहुत कॉमन देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा गुरियन, हूम, गंगाभेर, इस तरीके से नाम बोल दिया जाता है। और ये भी क्या है, एक तरीके से फ्लैगशिप स्पीसी, मतलब एक एरिया को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका। और इनको अगर कंजर्वेशन दे दी जाए तो इसका मतलब वो पूरा एरिया कंजर्व होगा, जिसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मेल्स और फीमेल्स में एक डिफरेंस देखने को मिलता है जीआईबीज में। वो क्या है कि इनके पास में एक गुलर पाउच होता है। गुलर पाउच का मतलब इस तरीके से हवा स्टोर करने का पाउच, और फिर उसमें हवा स्टोर करके एक यूनिक साउंड क्रिएट करते हैं जब इनको मेटिंग करनी होती है, और फीमेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो साउंड प्रोड्यूस की जाती है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फीचर है। ब्रीडिंग की बात करें तो ये मेजरली मॉनसून सीजन में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, और फीमेल एक बार में सिर्फ एक अंडा देती है, ये याद रख लेना, एग देती हैं, ठीक है। और वो भी कहां पर, खुले मैदान में। ऐसा नहीं कि कोई नेस्ट बना लिया, कोई घोंसला बना लिया, नहीं, सीधा अपना अपना अंडा दिया, फिर उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। अच्छा, ये खाने में क्या क्या पसंद करते हैं, देखो सीधी बात है, इस तरीके से ग्रासलैंड एरियाज में रहते हैं तो घास के बीज होते हैं तो वो भी खा लिया करते हैं, और घास का मैदान है तो सीधी बात है वहां पर और छोटे मोटे कीड़े मिल जाएंगे, जैसे ग्रास होपर, बीटल और छोटे मोटे रॉडेंट्स जो चूहे हो गए, है ना, उनको भी ये खा जाया करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ओमनीवोरस। तो ये इनका एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट, एक एस्पेक्ट हमें अंडरस्टैंड करना था। अब साथ में हमें देखना है कि कहां कहां पर मेनली मिल जाते हैं। देखो, मेनली तो ये राजस्थान में आपको दिखाई देंगे, राजस्थान और गुजरात वाला जो डेजर्ट एरिया है, ड्राई एरिड रीजन है वहां पे। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट्स है ना, उनका रेड शेडो रीजन है ना, वहां पर भी आपको इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी, क्योंकि ये घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। और घास कहां पर होती है, जहां पर रेनफॉल आपको कम या थोड़ी बहुत मिले, ज्यादा ना मिले, ठीक है ना, वहां पर मिल जाते हैं। ओके, मेजर इनकी पॉपुलेशन आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। आगे चले, चलो नेक्स्ट आ जाता है आपका हंगुल। हंगुल जो है, इनको कश्मीरी स्टैग भी बोल दिया जाता है। स्टैग का मतलब वही इस तरीके के हिरन। अब इनकी अपीयरेंस की डिफरेंस की बात करें तो मेल और फीमेल होते हैं ना, उनमें दिखने में बड़ा फर्क है। फीमेल होते हैं ना, फीमेल्स के सींग नहीं होते, जबकि मेल्स होते हैं ना, मेल्स में इस तरीके से ये सींग होते हैं, ठीक है, कश्मीरी स्टैग। अच्छा, मेजरली कहां पर मिलते हैं, ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, ठीक है, अभी भी देखा जाए तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है। ओके, तो वहां पर दचिगम नेशनल पार्क है, जहां पर ग्रासलैंड्स मिलती हैं आपको। पर्टिकुलरली हम बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड्स, इसका मतलब मोर और लेस टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। कश्मीर वाले एरिया में देखो गर्मी तो पड़ती नहीं है, ठीक है, ठंड है वो सर्दियों में तो बहुत ज्यादा पड़ेगी, बट यस गर्मियों में ठीक ठाक सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो वो रेगुलेटेड टेम्परेचर, इस वजह से यहाँ की क्लाइमेट होगी टेम्परेट, है ना। और इस वजह से यहाँ पर जो घासें मिलती हैं, उन घासों को भी क्या नाम दे दिया गया, टेम्परेट ग्रास। और उन्हीं पे ये कश्मीरी हंगुल या कश्मीरी स्टैग जो है वो सरवाइव करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए, ठीक है। तो ऐसे में ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रेड डियर्स होते हैं ना, लाल कलर के जो हिरन है, उनकी इकलौती ऐसी सब स्पीसी है जो कि इंडिया में मिलती है। तो ये अपने आप में इसको यूनिक बना देता है। पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रही है बहुत ज्यादा, इसलिए आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला हुआ है। साइट्स में देखिए तो अपेंडिक्स फर्स्ट में डाला हुआ है, दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वहां पर हाईएस्ट पेनल्टीज के प्रोविजन है, या फिर कहते ना कि साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च के लिए तो अलाउ कर दे, बाकी आप ट्रेड ट्रांसपोर्ट पैसा कमाने के तरीके से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और 72 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल फर्स्ट मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। अगर कोई गड़बड़ करता हुआ मिला तो उसको फिर पनिशमेंट भी उसी तरीके की हैवीएस्ट मिलेगी, ठीक है जी। मेल डियर्स हैं, उनके पास में एंटलर होते हैं, फीमेल में ऑलरेडी बता चुका हूं, उनके पास में कोई सींग नहीं होते। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जो हंगूल का कोट का मतलब ऊपर की जो ये लेयर होती है, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन रेडिश। ओके, बाकी देखो सीजन पे और उम्र पर भी निर्भर करता है, ठीक है, कलर चेंज हो सकता है, ब्राउन से थोड़ा ग्रे में भी वेरी हो जाए, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है हंगूल के बारे में,
या फिर कश्मीरी रेड स्टैग के बारे में। ओके, चलो आगे। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो, यहां पर देखो सींग एक है नाक पर, इसकी साइज देखो आप। ये मेजरली कहां पर मिलते हैं? ये मिलेंगे आपको ग्रासलैंड वाले एरिया में। ओके, जहां जहां पर भी हिमालयन फुट हिल्स में घासें मिलती है ना, वहां वहां पर आपको ये वन हॉर्न राइनो देखने को मिल जाएंगे। इनकी टोटल स्ट्रेच की बात करें तो ये मैप से एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से लेकर ये पूरा एरिया जो है, इस एरिया में आपको मोर और लेस इनकी कन्फाइनमेंट दिख जाएगी। जिनमें असम वाले एरिया में तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ही। देखो असम में काजीरंगा, पोबीतारा, ओरंग, मनस, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर आपको इन वन हॉर्न राइनोस की प्रेजेंस दिख जाएगी। फिर आप आ जाओ वेस्ट बंगाल में, तो जलदापरा और गोरुमारा, यहां पर भी वेस्ट बंगाल में इनकी प्रेजेंस यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगेन वही हिमालयन फुटहिल्स की हम बात कर रहे हैं। और फिर दुधवा की बात करें तो ये आपका आ गया यूपी में, यहां पर आपको मिल जाएगी प्रेजेंस वन हॉर्न राइनोस की। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो इनका देखो विजन ज्यादा देखो साइज के हिसाब से आंखें बड़ी छोटी होती है इनकी। आंखें छोटी होने के चक्कर में क्या होता है, इनको दिखता नहीं है दूर का। तो ये अपनी जो भी आप कह सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं, या फिर जो भी इनका पूरा कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म होता है, वो मोर और लेस साउंड पे और स्मेल पे बेस्ड होता है। ठीक है ना। इसके अलावा देखा जाए तो ये सॉलिटरी मैनर में ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसको मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर मेल है तो, फीमेल्स हैं तो देखो सीधी बात है उनके साथ बच्चे भी घूमते हैं। मेल्स जनरली ये अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरा, इनकी कोई फिक्स टेरिटरी नहीं होती, ये मूव करते रहते हैं एक दूसरे की टेरिटरी में, कभी इन्वेड कर देते हैं, इस तरीके से चलता रहता है। बट यस, जब कभी भी इनकी टेरिटरी को आइडेंटिफाई करना हो तो ये जो गोबर करते हैं ना, है ना, डंग जो होता है, उनसे जो हीप बनती है, हीप का मतलब एक बड़ा सा कुड्डा बना देते हैं, एक बड़ा सा टीला बना देते हैं, उससे इनकी टेरिटरी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ जी, ये किसी एक पर्टिकुलर राइनो की टेरिटरी है और दूसरे की दूसरी है। इस तरीके से भी इनका एक अपना कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है कि हाँ जी, मेरे एरिया में कोई दूसरा इलीगली एंटर ना हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी मालाबार सीवेट। मालाबार सीवेट जो है, इस तरीके की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये कैमोफ्लेज क्रिएट करने वाला एक अपीयरेंस वाली आप देख सकते हो, इसकी स्किन है या फिर फर्स है। अब इसमें होता क्या है कि इनको देखना बड़ा मुश्किल होता है, ये बहुत जल्दी छुप जाती है, तो प्रॉपर पॉपुलेशन कैलकुलेट करना ही मुश्किल है। एक बार तो इनको कहते हैं कि एक्सटिंक्ट ही डिक्लेयर कर दिया गया था 1987 में। फिर उसके बाद में रीअपियर हुई एक दो बार, फिर से देखा गया तो लगा कि यार ये है, अभी खत्म नहीं हुई है। अब जब दिख गई तो सीधी बात है, फिर प्रोटेक्शन के लिए तो काम करना जरूरी हो ही जाता है। इसलिए आप देखोगे कि इनको सबसे पहले तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में दिया हुआ है। इसका मतलब वो अगेन इंटरनेशनल ट्रेड, या आप कह सकते हो ट्रेड तो क्या मतलब, जो भी प्रोटेक्शन के लिए हाईएस्ट लेवल का आप एफर्ट डालोगे, इनकी पॉपुलेशन है वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है, ये मान के चलो। इसके अलावा अपेंडिक्स 3 में डाला हुआ है साइट्स में, और शेड्यूल 1 में डाला हुआ है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। ठीक है, इसका मतलब हमारे देश में हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या हो गया, रात को निकलने वाले एनिमल्स में से एक है। और आप देखोगे कि ये सरवाइव किस पे करते हैं, ये भी ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो गया, एनिमल्स पे भी चलती हैं, इंसेक्ट भी खा लिया करते हैं, और साथ में फ्रूट्स हैं वो भी खा लिया करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सेंस और स्मेल के ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब देखने की, अब नॉक्टर्नल है, रात को घूमने वाले हैं, तो वो सेंस एंड स्मेल पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे अपने प्रेज के लिए कि हाँ भाई कहाँ पर मेरा खाना है उसको। और इनकी नेचर बड़ी सीक्रेटिव है। इनको इल्यूसिव मैमल भी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये छुप करके रहते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लोकेशन नाम से पता पड़ रहा है ना, मालाबार वाला एरिया है, इसका मतलब ये एरिया आ गया आपका केरला वाला एरिया। तो यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, अनामलाई टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये मोर और लेस सारी की सारी कहाँ पर है, केरला वाले एरिया में, या फिर तमिलनाडु के साथ जो केरला की बॉर्डर बनती है वहां पर। तो इनकी पॉपुलेशन मोर और लेस इस एरिया में देखने को मिल जाती है। ठीक है, मालाबार कोस्टल एरिया के आसपास में जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, जहां पर डेंस फॉरेस्ट भी मिलते हैं, इसलिए वही बात अगेन कि इनकी पॉपुलेशन काउंट करनी बड़ी मुश्किल है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका निकोबार मेगापोड्स। निकोबार मेगापोड्स की बात करें ना, तो इनकी एक बार अपीयरेंस को आप नोटिस करो। आपने तीतर देखा है,
मोर और लेस वैसी अपीयरेंस है, बस फर्क इतना सा इनकी साइज थोड़ी सी ज्यादा है। साथ में इनका शरीर जिस साइज का है उसके हिसाब से इनका सिर बड़ा छोटा होता है। इनके पैर हैं वो लंबे होते हैं और पंजे भी बड़े जबरदस्त होते हैं। तो इनका खाने की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बेसिकली पैरों पर डिपेंडेंट है। वो कैसे कि ये आसपास में कोई भी खाने की चीज जो ढूंढते हैं ना, तो पैरों से खुरेज खुरेज करके और नीचे से निकाल करके कीड़े मकोड़े वो खाया करते हैं ये। तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है निकोबार, इसको मतलब जो बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में हमारी जो इंडियन टेरिटरीज लोकेटेड हैं, उनका जो सदर्न पार्ट है वहां पर ये मेजरली कन्फाइंड दिख जाएंगे। एक बार मैप पे देखते हैं। ये देखो, ये अंडमान निकोबार वाला एरिया आ गया और इसमें ये ऊपर वाला अंडमान हो गया, ये 10 डिग्री चैनल हो गया, निकोबार वाला एरिया हो गया। तो यहां पर इनकी कन्फाइनमेंट मिलेगी डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स में, जैसे नाम दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, इस तरीके से अगर आइलैंड्स के या कोई भी एरिया के नाम आ जाए ना, तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है, क्योंकि इसमें देखो पूछ लिया जाए कि बोमपुका, तेरेसा, कोमारता, तिलांगचोंग, त्रिनकेत, ऐसे दो चार के नाम देकर के और पूछा जा सकता है कि रिसेंटली ये चीजें न्यूज में थी, अब आप बताओ ये क्या है। पहली चीज तो अंडमान निकोबार में लोकेटेड, निकोबार वाले एरिया में लोकेटेड ये आइलैंड्स है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये बता दे कि ये नाम है और ये आइलैंड्स के नाम है, अब बताओ ये कौन सी टेरिटरी में आता है। तो भी हमारे लिए जानना, एक तरीके से अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी में प्रीलिम्स एक फिल्टर का काम कर रहा है आजकल, और हमेशा से यही रहता है, क्योंकि एकदम से बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में ये यहाँ पर एग्जाम देते हैं, और उसमें फिर बाद में हजारों की संख्या में आगे पहुंचाना होता है ना, तो आप समझ सकते हो कि वो फिल्टर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हो ये आइलैंड्स हैं, ठीक है, कचाल, मेरियो, ट्रैक, थ्रेइस, मंचेल, लिटिल निकोबार, कोंडुल, ग्रेट निकोबार, मेगापोड आइलैंड्स, इन आइलैंड्स पे आपको इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये सुमात्रा जो है, ठीक है, इंडोनेशिया का, उसके पास वाले एरिया में कन्फाइंड दिखते हैं अगर हम हमारे देश की बात करें। ठीक है जी। अच्छा, ये घोंसला कैसे बनाते हैं? देखो, जमीन पर रहते हैं तो जमीन पर ही घोंसला बनाते हैं, पर घोंसला बनाने का पैटर्न क्या है कि जो कुछ भी इनको मिलता है घोंसला बनाने के लिए, क्या करते हैं पक्षी भाई, बहुत सारे आसपास के लकड़ियां छोटी मोटी वो इकट्ठा कर लेती हैं, तो ये क्या करते हैं, माउंड बना लेते हैं, एक टीला बना लेते हैं, और उसी के अंदर फिर बाद में अपने बच्चों को, आप कह सकते हो कि वहां पे अंडे देते हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चे निकलते हैं, ठीक है ना, जैसे अंडे से बाहर और निकलते उस माउंट को भी छोड़ देते हैं। कहने का मतलब कि जैसे ही अंडा फटने के बाद में ऐसा नहीं इंतजार करेंगे, वो निकल जाते हैं फिर बाहर, और बाहर निकल करके फिर अपने खुद की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी शुरू कर देते हैं। डाइट ओमनिवोरस है, ठीक है, बीज भी खा लिए, कीड़े मकोड़े भी खा लिए, जो भी मिला काम चलता चला गया। ठीक है जी। और देखा जाए तो ये आप कह सकते हो इनको खतरा किस चीज का है, मेनली अगेन देखो ये ग्राउंड पे रहते हैं तो इनको हंटिंग का बड़ा एक चैलेंज आता रहता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और IUCN में तो इसको वल्नरेबल दिया हुआ है, बट साइट्स एंड हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसका स्टेटस डिफाइंड नहीं है। थोड़ा सा बस ये चीज आपको याद रख लेनी है, बट यस, कहाँ मिलते हैं ये नाम से भी हमें आइडिया लग जाता है। अब आ जाओ नीलगिरी टार के बारे में। नीलगिरी टार की बात करें तो इस तरीके की ये अपीयरेंस लेकर के आते हैं, पहाड़ों पर रहने वाली बकरी एक तरीके से, सींग है इनकी अपीयरेंस देखो इस तरीके की होती है अंदर की तरफ। ओके, इनके प्रोटेक्शन भी देती है, इनको एक डिफरेंट लुक भी देते हैं ये जो इनके हॉर्न्स है। IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, इसका मतलब खतरा बना हुआ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 वाले में शेड्यूल फर्स्ट में इनको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मिलती कहां पर है? नीलगिरी टार है, इसका मतलब क्या हो गया, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में तो आराम से मिलेगी, और उसी के आसपास के दूसरे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर आपको जो भी नेशनल पार्क्स है वहां पर भी इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया उसका सदर्न पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा अनामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एराविकुलम नेशनल पार्क जो कि केरला में लोकेटेड है, इनमें आपको इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। और हाइट, अब पहाड़ी एरिया में है तो इनकी हाइट किस एरिया में मिलेगी, तो ये 1200 से 2600 मीटर हाइट के ऊपर रहती हैं ये। ठीक है, जहां पर इनको ग्रासलैंड्स मिल जाए तो अपने सर्वाइवल के लिए आराम से उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, और इनको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वराई आडू। ठीक है ना, और ज्यादातर ये सदर्न इंडिया में ही मिलती हैं। हमारे देश में लगभग 12 डिफरेंट स्पीसीज मिलती हैं जो माउंटेनियस रीजन में अंग्युलेटेड एनिमल्स है ना उनको,
ठीक है ना। अंगिलेटेड का मतलब एक तरीके से यूं मानो कि वो एनिमल्स होते हैं जिनके ये आप कह सकते हो सींग भी हैं, खुर भी हैं, है ना, उनको बोल दिया जाता है। तो वो आपको मोर और लेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कन्फाइनमेंट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, या फिर आप कह सकते हो जो स्पीसीज थी वो। नीलगिरी टाहर में एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी जरूरी है कि जो फीमेल्स होती है ना, इनकी बैक पे आपको सिल्वर सी एक अपीयरेंस दिखाई देगी। मेल होते हैं वो मोरलेस एक ही कलर के होते हैं, बट फीमेल्स में एक सिल्वरी सैडल लाइक पैच होता है। दैट मीन्स छोटा सा इधर इनकी बैक पे आपको सिल्वर कलर की अपीयरेंस भी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना ना। और इसमें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आ जाती है, दैट इज चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये देखो यहां पर, ये केरला में ही लोकेटेड है। ओके, तो पूछा जा सकता है नीलगिरी टाहर्स के लिए, क्योंकि अभी आइडेंटिफिकेशन जो है वो इनका यहां पर भी देखा गया है, इनकी प्रेजेंस जो है यहां पर भी देखी गई है। ओके, तो यहां पर हमें ध्यान रख लेना नीलगिरी टाहर कहां कहां मिलती है, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड की बात करें तो इनको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है। क्यों? इनका देखो अपीयरेंस देखो आप, वाइट है और साथ में कैमोफ्लॉज, दैट मीन्स ये आसपास के जो अपीयरेंस है उसके साथ में अपने आप को घुल मिला लेता है, तो दिखता बड़ा कम है। और अटैक करता है ना तो एकदम से करता है, इसलिए इसको घोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी बोला जाता है। दिखाई तो कम देता है बट अटैक करता है तो इस समय उस समय पे करता है जब पूरा उजाला भी नहीं रहता ना पूरी रात होती है। इसका मतलब ये क्या है? क्रिप्यूस्क्यूलर। क्रिप्यूस्क्यूलर का मतलब हो गया कि अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आपकी डॉन का टाइम होता है ना, वो भोर की समय, और गोधूली वेला जो शाम का टाइम होता है, धीरे धीरे अंधेरा आने लगता है, तो उस टाइम पर ये अपनी आप कह सकते हैं ना अपनी मूवमेंट में आते हैं प्रॉपर। और उस टाइम पर देखना इनको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो स्नो के साथ में वाइट कलर मैच कर गया, और ये एरिया जो है जिस जगह पे ये मिल रहा है, हमारे देश की हम बात करें ना तो वेस्टर्न हिमालयाज में हाई माउंटेनस कोर्स में मिलता है, जहां पर आपको ग्रीनरी के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो थोड़ी बहुत घास फूस मिल जाए तो मिल जाए। आप देखोगे कि यहां पर ये कहीं ना कहीं छुप करके रहता है या फिर दिखाई नहीं देता अपीयरेंस को चलते हैं, तो ये फिर अटैक करेगा। तो घोस्ट ऑफ माउंटेन्स हुआ कि नहीं, एकदम से अटैक करना। इसके अलावा ये अकेले रहना पसंद करते हैं, सॉलिटरी। और इनकी बात की जाए तो स्नो लेपर्ड जो है, जो लार्ज कैट्स है ना, बड़ी जो बिल्लियां हैं जिनमें सारे लेपर्ड आ गए, टाइगर आ गया, जगुआर आ गया, लायन आ गए, इनकी बात करें तो लार्ज कैट्स में ये ऐसी स्पीसी है जिसने अपने आप को हाई ऑल्टीट्यूड, दैट मीन्स बहुत ऊंचाई वाले एरिया में रहने की आदत डाली है, एडेप्टेबिलिटी डेवलप की है, जहां पर बैरन जमीन है और हाइट बहुत ज्यादा है और बर्फ जमी रहती है। दैट मीन्स कोल्ड बैरन लैंडस्केप में सर्वाइव करना इनकी एक यूनिकनेस है। ठीक है, इसके अलावा ये कार्निवोरस है, दैट मीन्स एनिमल्स को खाते हैं, जिनमें मेनली इनका जो टारगेट रहता है वो है आईबेक्स, आर्गेली और ब्लू शीप। आईबेक्स कैसे दिखते हैं, इनकी अपीयरेंस देखो इस तरीके की होती है, लंबे एकदम सींग होते हैं, और ये भी बैरन माउंटेनस कोर्स में बहुत ज्यादा हाइट्स तक चले जाते हैं, तो वहां पर इनका ये हंटर है, कहने का मतलब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्नो लेपर्ड को फ्लैगशिप स्पीसी के तौर पे भी डिक्लेयर किया हुआ है फॉर अपर या हायर हिमालयन माउंटेनस कोर्स। कारण क्या है कि फ्लैगशिप स्पीसी जो भी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया के एम्बेसडर के तौर पे काम करती है, आइडेंटिटी के तौर पे काम करती है, और जब उस स्पीसी को प्रोटेक्शन मिलेगी, उस स्पीसी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आसपास वाले एरिया पर भी, कहते हैं ना कि एक के चक्कर में 10 का पेट भरता है, या एक के चक्कर में 10 की प्रोटेक्शन होती है, तो वो अप्रोच यहां पर आप देख सकते हो। हमारे यहां पर आप देखोगे कि स्नो लेपर्ड कहां मिलते हैं, उसको जानने से पहले आप देखो कि ये स्टेटस क्या है। आईयूसीएन में तो देखो वल्नरेबल है, बट अपेंडिक्स में साइट्स की जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसमें इंक्लूड किया हुआ है। दैट मीन्स जो ट्रेड है ना, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसको बहुत ज़्यादा एकदम कड़ाई से एक तरीके से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, और साथ में शेड्यूल फर्स्ट में, दैट मीन्स हमारे देश की अगर बात करें तो इसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट प्रोविजन कर रखे हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगे, वेस्टर्न हिमालयाज में, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और सिक्किम वाले एरिया में। बाकी नेपाल बीच में आ गया, भूटान भी आ गया, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, और तिब्बतन प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ पर भी। वैसे देखा जाए तो ये आपको बताई थी मैंने, आईबेक्स जिसका ये मेन प्रे है इसका, है ना, जिसको खा करके पेट अपना बढ़ता है। तो वेस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन से एरियाज आ गए? सीधी बात है, लद्दाख आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, और दोनों स्टेट्स आ गए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर बात करें सिक्किम वाला एरिया आ गया और अरुणाचल प्रदेश। बाकी नेपाल भी है और भूटान भी है, वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी स्नो लेपर्ड्स की हम बात करें तो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है बारहसिंगा। बारहसिंगा नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके के स्टैग्स होते हैं जिनके सींग होते हैं ना, वो कुछ काउंटिंग करें तो मोरलेस 12 के आसपास मिल जाएंगे। 12 सींग वाला हिरण बारहसिंगा, ठीक है। इसकी अगर स्टेटस देखी जाए तो देखो IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है साइट्स में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल फर्स्ट में है। दैट मींस हाईएस्ट प्रोटेक्शन हमारे यहां पर इसको मिली हुई है। बारहसिंगा की बात मैंने ऑलरेडी बता दी। एंटलर, इनके जो एंटलर्स है दैट मींस सींग जो है वो मोर और लेस आपको 12 एक पेड़ की जो ब्रांचेस निकलती है ना उस तरीके से निकली हुई मिल जाती हैं। ये अलग अलग एरियाज में सर्वाइव करते हैं। इसकी टोटल 3 स्पीसीज मिलती हैं हमारे यहां पर, सब स्पीसीज। एक तो आपको वेटलैंड एरियाज में ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर उगने वाले पानी में उगने वाले जो घास फूस है ना उनको खा करके सर्वाइव करते हैं। एक आपको हार्ड लैंड एरियाज में मिल जाएंगे, और एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो वेटलैंड है वहां पर। तो इस तरीके से इन 3 सब स्पीसीज में इसको डिवाइड कर रखा है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है। जैसे असम वाले एरिया में जो ये बारहसिंगा मिलता है उसको ढोल होरीना बोला जाता है, ढोल होरीना, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ की बात करें ना, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सदर्न पार्ट मान लो, वहां पर इसको गोइंजक या फिर गोइनी बोला जाता है। तो ये लोकल नेम्स है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार इनको ये स्टेटमेंट्स बड़ी, कहते हैं ना, एक बड़ा पैराग्राफ आता है तो उनमें एक छोटा सा हिंट हमें मिल जाता है तो आइडिया लग जाता है कि किसकी बात हो रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेल्स की बात करें ना, मेल्स के जो एंटलर्स हैं दैट मीन्स ये सींग होते हैं ना वो थोड़े सॉलिड होते हैं, ठीक है। और अपने उसकी जो सिर के साथ में जॉइंट है वो बड़ा स्ट्रांग होता है। हैबिटाट मैंने आपको बता दिया, दलदली एरिया में भी रहते हैं और एकदम हार्ड एरियाज में भी रहता है, हार्ड सरफेस एरिया में भी रह जाते हैं। और खाते क्या है ये? वेजिटेशन। हिरण डेफिनेटली वेजिटेशन ही खाएंगे, बट यस पानी के आसपास में जो उगने वाली वेजिटेशन होती है ना वो इनकी फेवरेट है मेनली। इसके अलावा फीमेल की बात करें, फीमेल स्वैम्प डियर्स हैं वो मोनेस्ट्रियस हैं। मोनेस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? ये बड़ा यूनिक वर्ड है। वर्ड्स के मतलब आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि स्टेटमेंट्स में जब इस तरीके के शब्द आते हैं तो हो सकता है कि आप वहां फंस जाओ। तो इनका मतलब इसीलिए मैं बताने की टेंडेंसी रखता हूं कि एक एक शब्द का मतलब आपको पता रहेगा ना, तो वो चीजें फिर आप वहां पे मेमोराइज कर पाओगे कि यार किस बारे में बात हो रही है ना। तो मोनेस्ट्रियस का मतलब होता है यहां पर कि साल में सिर्फ एक बार बच्चा पैदा करते हैं। ये ध्यान रखना, साल में सिर्फ एक बार, और एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। और जेस्टेशन पीरियड कितना है? 8 महीने। दैट मीन्स प्रेगनेंसी से लेकर के बर्थ तक का जो टाइम है दैट इज अराउंड 8 मंथ्स। और एक साल में सिर्फ एक बार ही ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और एक बार में एक ही इंडिविजुअल या एक ही बेबी जो है वो पैदा होता है, ठीक है। साथ में ये पानी वाले एरिया में रहते हैं। अब सीधी बात है, पानी वाले एरिया में रहते हैं तो पानी को क्रॉस करना भी इनको अच्छे से आता होगा। ये बहुत अच्छे स्विमर हैं। और साथ में पानी को जब क्रॉस करते हैं तो आपने कई बार डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि कैसे जंप कर करके भी निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो ये जंप करने में भी बड़े अच्छे, कहते हैं, महारत है इनके पास में। और जब कभी भी इन पे कोई डेंजर आता है तो जबरदस्त तरीके से एक साउंड क्रिएट करते हैं और उस साउंड से सिग्नल मैसेज डाल देते हैं कि हाँ भाई कोई डेंजर है, या कोई टाइगर अटैक कर रहा है, या फिर कोई क्रोकोडाइल का कोई रिस्क है। तो ऐसे में फिर वो एकदम से, आपको पता ना, पूरा झुंड रहता है हिरण का, बारहसिंगा का, रेन का, वो भागते हैं एकदम से। तो वो कहीं ना कहीं वो सिग्नल के बेसिस पर ही है। यहां पर हमें देखना होगा कि बारहसिंगा जिनकी हम बात कर रहे हैं ये कहां कहां पर हमें मिलते हैं। देखो, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पर आपको मेनली इनकी कन्फाइनमेंट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बारहसिंगा को कंजर्व करने के लिए ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ना, इस एरिया में पर्टिकुलरली बहुत एक अवेयरनेस का भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब 2017 में मैस्कॉट तक डिक्लेयर कर दिया था। मैस्कॉट का मतलब किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एक कह सकते हो प्रोग्राम के लिए आप एक सिंबल पिक करते हो, ठीक है। और उस सिंबल से क्या है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते हो कि भाई ये पर्टिकुलर फला एनिमल है, इसको हमने इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए या कोई XYZ कोई बड़ा और काम हुआ, ठीक है, तो उनके लिए हमने मैस्कॉट डिक्लेयर कर दिया। तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस आएगी, उस पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर स्पीसी के बारे में, और उसकी फिर कंजर्वेशन के लिए एफर्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे। तो ऐसे में मैस्कॉट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया कान्हा नेशनल पार्क में। अब देखोगे कान्हा जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब टाइगर रिजर्व होने के नाते वहां पर आप एक डियर की स्पीसी को मैस्कॉट बना रहे हो, दैट मीन्स वाकई में कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत देखी जा रही है। क्योंकि अपने आप में जिस
एरिया में ये बारहसिंगा मिलते हैं वहां पर वेजिटेशन बहुत है, और वेजिटेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा टाइगर्स के पॉपुलेशन को अगर सरवाइव कराना है तो भाई सीधी बात है उनकी फीड की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो आप बताओ बारहसिंगा के सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट एफर्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर तो हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर जब रन कर रहा है तो उसके लिए टाइगर्स के खाने की व्यवस्था तो वो हो, ये बारहसिंगा और ये इस तरीके के डियर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी इनकी जो एंट्री है ये भूर सिंह और बारहसिंगा नाम से कराई गई कान्हा में। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, बारहसिंगा की टोटल 3 सब स्पीसीज हैं, वो 3 सब स्पीसीज को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है। एक तो वेटलैंड बारहसिंगा है, एक हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा है, और एक ईस्टर्न बारहसिंगा है। इनकी जो ज्योग्राफी है उसकी बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वेटलैंड वाला देखो, ये वाला एरिया आ गया आपका मोटा मोटा, जहां पर हिमालयन फुटहिल्स पे ये जो नदियां निकलती है ना हिमालय वाली, वहां पे ईस्टर्न वाला यहां पर मिल जाएगा। और हार्ड वाला एरिया या हार्ड ग्राउंडेड वाला जो है वो आपको मोर और लेस सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगा। अब देखते हैं किन की मतलब इनके क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से हम इनको मेमोराइज कर सकते हैं। साइज देखो, वेटलैंड बारहसिंगा सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे ईस्टर्न बारहसिंगा है, सॉरी दूसरे नंबर पे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, और तीसरे नंबर पे ईस्टर्न बारहसिंगा है, सबसे छोटा है। ठीक है, सबसे छोटा है तो पूंछ भी छोटी और सींग भी छोटे ईस्टर्न वाले के। कैरेक्टरिस्टिक्स, लंबा है तो सीधी बात है वेटलैंड बारहसिंगा जो यूपी और इधर वाले एरिया में मिलता है, इसकी टेल आपको बड़ी लंबी मिलेगी, पूंछ लंबी मिलेगी, और जो पीछे का जो पोर्शन होता है हाइंड साइड, ठीक है, वो आपको थोड़ा हैवी दिखेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको थोड़ा हैवी मिलेगा, जो वेटलैंड एरिया में मिलने वाला आपको ये बारहसिंगा है वो। वहीं दूसरी तरफ हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा जो सेंट्रल इंडिया की तरफ मिलता है, वहां पर एंटलर की साइज है, सींगों की साइज है वो थोड़ी लेंथी मिलेगी। ठीक है, प्लस इनकी जो स्किन है, ऊपर की जो लेयर है ना फर, उस पर डार्क कलर आपको दिखेगा ज्यादातर, और गले के आसपास में भी आपको एक तरीके से कहते हैं ना सर्कुलर शेप में फर आपको दिखाई दे जाएंगे। और साथ में जिस तरीके से घोड़े का जो खुर होता है ना, हूफ जिसको बोलते हैं, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है घोड़े के खुर की। ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, घोड़े का जो पैर आप देखते हो वैसा इनकी अपीयरेंस नहीं होती। इनके अलावा ईस्टर्न बारहसिंगा ना, उसमें क्या क्वालिटी है, देखो इनके कान होते हैं ना ईस्टर्न बारहसिंगा को रिकॉग्नाइज करने का। बारहसिंगा है तो मतलब सींग तो बड़े बड़े होंगे ही, बस कान में सफेद आपको बाल दिख जाएंगे, तो वो ईस्टर्न बारहसिंगा है। दैट मीन्स ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में आपको उसके हैबिटाट मिल जाएगा। हैबिटाट की बात करें, कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी आपको मैप पे बता चुका हूं कि वेटलैंड बारहसिंगा है वो जनरली फ्लडेड टॉल ग्रासलैंड एरियाज में रहता है। दैट मीन्स माउंटेनस फुट हिल्स पे, या फिर कहो कि आपका जो उत्तर प्रदेश का तराई वाला रीजन आ गया, या उससे थोड़ा साउथ की तरफ ले लो, वहां मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो हार्ड ग्राउंड वाला है ये आपको कहाँ मिलेगा, जहां पर बरसात की कमी है, सीधी बात है। इसका मतलब ड्राई ग्रासलैंड एरिया, घास के मैदान, और जहां पर थोड़ा सूखा भी पड़ता रहता है, और आसपास में साल के जंगल भी मिल जाएंगे। और ईस्टर्न बारहसिंगा की बात करोगे ना, तो वो देखो ईस्टर्न एरिया में है, तो ईस्टर्न एरिया में तो आपको पता है बरसात भी अच्छी खासी होती है, तो वहां पर एल्यूवियल ब्रह्मपुत्रा रिवर के आसपास में जो ग्रासलैंड डेवलप होते हैं, एल्यूवियल ग्रासलैंड जिनको बोला जाता है, वहां पर मिल जाएंगे आपको, मेनली असम में। लोकेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नाम याद रख लेना। वहां पर आपको बारहसिंगा अच्छे खासे क्वांटिटी में देखने को मिल जाएंगे। और हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा की बात करें तो ये आपको कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तीनों की तीनों मध्य प्रदेश में है, वहां पर मिल जाएंगे। और ईस्टर्न बारहसिंगा की बात करें तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में लोकेटेड है, वहां मिल जाएंगे। अभी देखो बारहसिंगास की कन्फाइनमेंट जो है वो मोर और लेस इस एरिया में रह गई है, इस एरिया में यहां पर रह गई है, और यहां पर रह गई है। पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन हुई बताते हैं बारहसिंगा की, तो इसलिए इनके फिर कंजर्वेशन के लिए एक प्रोग्राम, स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम में इनको एंट्री मिली हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके वल्चर्स, गिद्ध। टोटल वैसे देखा जाए ना तो दुनिया में तो 23 तरीके की स्पीसीज है गिद्धों की, पर हमारे देश में 9 तरीके की मिलती हैं। 9 की 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, सबका IUCN स्टेटस एकदम क्लियरली दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, लीस्ट कंसर्न। दूसरा है आपका बियर्ड वल्चर, नियर थ्रेटन। तीसरा है आपका सेनेरियस वल्चर, नियर थ्रेटन। चौथा आपका रेड हेडेड वल्चर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। याद रख लेना भाई, ये जो क्रिटिकली नाम आ जाता है ना, ये बड़ा देखो कान खड़े करने वाली बात हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाओ आप बियर्ड वल्चर, नियर थ्रेटन,
ठीक है, पांचवा। छठा आप देख लो, स्लेंडर बेलीड वल्चर, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर आ जाओ सेवेंथ पे, वाइट राउंडेड वल्चर, ये भी आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर हिमालयन ग्रिफिन, ये आपका नियर थ्रेटन्ड है। और फिर आपका आ गया इजिप्शियन वल्चर, ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो कुल मिलाकर के जिनके नाम के आगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लग गया, वो तो देखो आपको याद रखना है कौन कौन से हैं। रेड हेडेड वल्चर, ठीक है। नंबर 2 स्लेंडर बेलीड वल्चर, और तीसरा आपका वाइट रैम्पेड वल्चर, ये तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इजिप्शियन वल्चर आपका एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया। तो इनका आपको IUCN स्टेटस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब देखो वल्चर्स की बात करें ना, तो ये एक कहते ना कि एक अपनी सोसाइटी बना करके चलने वाले क्रिएचर्स हैं, एक कलेक्टिव यूनिट के तौर पे परिवार के साथ में रहने वाले ये बर्ड है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इनमें जो एक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, वो बहुत स्लो होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मली जो बाकी जो आप कह सकते हो बर्ड्स में या एनिमल्स में होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस, इनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसीलिए इनके सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस कदम उठाने की ज़रूरत भी रहती है। सीधी बात है, रिप्रोडक्शन स्पीड अगर कम है, इसका मतलब ऑफ स्प्रिंग्स कम आ रही हैं, बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो भाई फिर जो हैं उनको तो बचाया जाए ना, वो चीज़ हो जाती है। इसमें देखो मेल फीमेल दोनों जो है ना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, मेल मेटिंग के बाद में भाग जाते हैं और फीमेल्स फिर बाद में कब्स का इनका पूरा अपना टेक केयर करती है जनरली, अगर एनिमल्स के बिहेवियर की बात करें तो। बट यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों साथ मिलकर के जो भी बच्चे होते हैं उनकी टेक केयर करते हैं प्रॉपर। वल्चर्स जनरली क्या खाते हैं भाई, डेड एनिमल्स की बॉडीज, भाई ठीक है, जिसको हम कैरी ऑन बोल सकते हैं या एनिमल कैरकेसेस बोल दिया जाता है, ठीक है। और वल्चर्स में एक स्पीसी ऐसी है जिसका नाम है पाम नट वल्चर। वो इकलौता ऐसा वल्चर है, गिद्ध है, जो कि जो ऑयल पाम का जो प्लांट होता है ना, उस पर जो फ्रूट निकलता है जिससे फिर हम पाम ऑयल निकालते हैं, पामोलिन निकालते हैं ना, उस फ्रूट को खा करके सर्वाइव करता है। अदरवाइज रिमेनिंग, अब इसका मतलब 23 स्पीसीज हैं, रिमेनिंग 22 स्पीसीज आपकी क्या हो गई, मोर और लेस डेड बॉडीज को खा करके काम चलाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उनको खाने में क्या चाहिए भाई, सीधी बात है, छोटे मोटे कोई इंसेक्ट हो, कोई छिपकली का कोई वेरिएंट हो, बड़ा छोटा, छोटे मोटे बर्ड्स हो, उनको भी खा जाती है। और रॉडेंट या आप खरगोश और इनकी बात कर लो तो इनको भी अच्छा खासा हंट कर लिया करते हैं। हिमालयन रीजन की बात करें तो हिमालयन वल्चर जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर आप कहो कि उसकी कंजर्वेशन के लिए एक कह सकते हैं ना कैप्टिविटी कॉन्सेप्ट पे भी काम किया गया। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया इनके लिए डेडिकेट कर दिया और उस एरिया में उनकी प्रोटेक्शन, उनको फीड करना, उनकी पॉपुलेशन को राइज कराने के लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और वो कहाँ पर हो रहा है, असम में स्टेट जू है गुवाहाटी, जो मेन सिटी है, जहाँ कैपिटल है, कैपिटल के बिल्कुल पास में कैपिटल दिसपुर है, और गुवाहाटी में, ठीक है। और आप देखोगे ये मेनली किसके लिए, हिमालयन वल्चर के लिए। अच्छा, अब देखो हिमालयन ये जो वल्चर्स है ना, ये खा क्या रहे हैं, हमने अभी देखा डेड एनिमल या डेड बॉडीज को खाते हैं जो कि सड़ चुकी होती है, जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। अब उनका जो फ्लैश है वो अगर ये खाते हैं, मीट खा रहे हैं, तो आप समझो कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ये इनका पेट है वो डाइजेस्ट कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पेट में जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक स्टोमक है इनका मतलब क्या हो गया कि बुरे से बुरा इन्फेक्टेड फूड है ना, वो भी फूड पॉइजनिंग नहीं कर सकता इनके, है ना, पचा जाता है। हमारे पेट में जैसे HCl होता है ना, तो इनके पेट में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक आप कह सकते हो एक सिचुएशन क्रिएट होती है जब ये खाना खाते हैं, और उसको आराम से डाइजेस्ट करना पॉसिबल हो पाता है। तो ये चीज़ अपने आप में इंटरेस्टिंग है। अब हमें थोड़ा ये जानना है कि वल्चर्स की पॉपुलेशन ग्रो होने का तो हमें पता है कि बहुत रेयर या बहुत कम स्लो प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस पे रिलाई करता है, बच्चे कम पैदा करते हैं। बट साथ में इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन का खतरा भी बना रहता है। कैसे, जो पेन किलर दी जाती है ना जानवरों में, इसमें एक पेन किलर है डाइक्लोफेनेक। ये डाइक्लोफेनेक जो है वो जानवरों को दी जाती है। अब सीधी बात है, दर्द होगा तो पेन किलर आपने दे दिया। अब दे दिया तो डाइक्लोफेनेक क्या है, ये फैट सॉल्यूबल है। इसका मतलब चर्बी में जाकर के स्टोर हो जाता है जानवरों के। अब जानवरों की डेथ हो गई तो अब उन डेड बॉडीज को क्या करते हैं लोग, ले जाकर के खुले में डाल देते हैं। खुले में डालेंगे तो फिर वल्चर्स वहां पे देखेंगे कि भाई आ गया हमारा खाना, अब नौचने की शुरुआत।
तो उस डाइक्लोफेनेक को भी वो साथ में कंज्यूम कर देते हैं, और वो डाइक्लोफेनेक जो है वो वल्चर्स का जो रीनल सिस्टम होता है, रीनल का मतलब हो गया उनकी किडनी वाला जो सिस्टम है ना, वो फेल कर देता है, जिसकी वजह से इनकी नेक ड्रॉप होती है, गर्दन गिर जाती है और फिर ये मर जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत ज्यादा टॉक्सिक साबित हुआ डाइक्लोफेनेक। इसके अलावा भी दो और ड्रग्स हैं जिनका नाम यहां पर हमें देखना है, एक है एसाइक्लोफेनेक, एक है केटोप्रोफेन। इन दो ड्रग्स को तो बैन ही कर दिया गया है वेटनरी में, क्योंकि इनकी वजह से भी वही अगेन बायो अक्यूमुलेशन, जो डेड बॉडीज हैं उनके अंदर इनका पार्ट बचा रहता है, और फिर जब इनके मीट को फ्लैश को ये खाते हैं तो फिर उसके बाद में वल्चर्स की किडनी फेल हो जाती है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जब समझी गई तो डाइक्लोफेनेक और इनका यूज जो है मोर और लेस बिल्कुल बैंड है कंप्लीटली। अब देखो चोरी चुपके कोई दे रहा है डाइक्लोफेनेक तो बात अलग है, बाकी मोर और लेस बैंड इनको किया हुआ है, क्योंकि वल्चर्स का सर्वाइवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टॉप कार्निवोरस हैं। इसका मतलब कि जब आप कह सकते इनको स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है, स्कैवेंजर ऑफ नेचर। स्कैवेंजर कौन? जो क्लीन करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, वो काम ये करते हैं जब डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। तो अब उस केस में अगर खुद की हेल्थ को क्राइसिस हो गया तो वो तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए फिर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेटनरी यूसेज से इस डाइक्लोफेनेक को और बाकी इन दो ड्रग्स को बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन। ये बेसिकली कछुए की बात हो रही है। ठीक है, ये आपके किस तरीके के पानी में मिलेंगे? खारे पानी में, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे। अच्छा, IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसका मतलब इनकी पॉपुलेशन पिछले 10-20 सालों में जबरदस्त तरीके से डिक्लाइन हुई है भाई। ठीक है, अपेंडिक्स फर्स्ट है साइट्स में, इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर भी आप ट्रेड ट्रांसपोर्ट पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था कर रखी है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल फर्स्ट, इसका मतलब हमारे देश के लेजिस्लेशन की बात करें तो हम भी मैक्सिमम प्रोटेक्शन देके चल रहे हैं। अब ये देखो ब्रैकिश वाटर स्पीसी है, आपको कहाँ मिलेगी? जनरली खारे पानी वाली एरिया में। जैसे मान लो आप हमारे कोस्टल एरिया की बात करो तो आपको कोस्टल एरियाज में मोर और लेस देखने को मिल सकते हैं। अब देखो इनकी बात की जाए तो इनको वैसे देखा जाए ना, नॉर्दर्न रिवर टेरेपिन को इनको बटागुर बास्का, ठीक है, ये इनाम भी दिया हुआ है। और ये अपने आप में टर्टल्स की जो आप कह सकते हो कैटेगरी है ना, उनमें अच्छी खासी, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है। साइज इनकी बढ़िया खासी आपको मिल जाएगी, और मेजरली साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इनकी कन्फाइनमेंट आपको मिल जाएगी। फीमेल्स की बात करें, और या जुवेनाइल जो अच्छी खासी जवानी या फिर आप कह सकते हो मेच्योर स्टेज तक जो पहुंच जाते हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हैं, उनका कलर मोर और लेस फीमेल्स में आपको ऑलिव ग्रे कलर दिखेगा। वहीं और आंखें कैसी रहेंगी? हल्की सी ब्राउन आइज, ग्रे ब्राउन। ओके, मेल होते हैं ना, उनका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, कई बार बिल्कुल ब्लैक कलर भी लेते हैं। कब? जब ब्रीडिंग का सीजन आता है ना, तब मेल बिल्कुल डार्क कलर के होते हैं। अगेन ब्रीडिंग के टाइम पे क्या होता है भाई, सीधी बात है, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कलर में ये एडेप्टेशन है जो चेंज कर लेते हैं अपने आप को, अपनी अपीयरेंस को। साथ में इनका जो आप कह सकते हो, इनके पूंछ भी हुआ करती है मेल्स के, ठीक है, बट यस फीमेल्स के कंपैरिजन में ओवरऑल साइज जो है मेल की वो छोटी होती है। मतलब फीमेल जो है उनकी साइज आपको ज्यादा बड़ी मिलेगी एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, हैबिटाट की बात करें तो ये आपको कोस्टल एरिया में, चाहे वो मैंग्रोव एरिया हो, मैंग्रोव को आपको मैंने पहले बता दिया, हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया कि कोस्टल एरिया में या फिर खारे पानी में होने वाली जो भी वेजिटेशंस हैं, है ना, वो मैंग्रोव हो जाती है, मोर और लेस कोस्टल एरिया में मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको दलदली एरिया कोई मिल जाए, जैसे क्रीक होते हैं, या टाइडल जोन जहाँ पर पानी जो है समंदर का वो आता जाता रहता है, उस एरिया में आपको आपके कह सकते हैं कि इनकी प्रेजेंस देखने को आपको मिल जाएगी। ये ओमनीवोरस है, इसका मतलब वेजिटेशन भी खा जाते हैं, और छोटे मोटे जो एनिमल्स होते हैं पानी में होने वाले वो भी खा के सर्वाइवल इनका चलता रहता है। इनको खतरा किस चीज़ का है? एक तो देखो कछुओं की हंटिंग होती है, और एक इनके जो अंडे होते हैं ना, उनको लोग जो है चुरा ले जाते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। इसके चक्कर में अब सीधी बात है, छोटे बच्चे पैदा होने से पहले ही चोरी हो गए, और फिर उनको आप मेडिसिनल कोई और पर्पस के लिए यूज़ कर लो, खाने के लिए यूज़ कर लो, तो गड़बड़ हो गया मामला। तो वो इनके लिए रिस्क है। चलो नेक्स्ट आपका आ गया क्लाउडेड लेपर्ड। क्लाउडेड लेपर्ड की अपीयरेंस आप इस तरीके से देखो, ये घने जंगलों में पाया जाने वाला लेपर्ड है। इसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है। इसकी एक क्वालिटी क्या है इस पूंछ की? सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो बैलेंस देती है इसकी बॉडी को, जब भी कोई पेड़ों पे चढ़ना है, नीचे उतरना है, तो एकदम बैलेंस के बना के रखती है। दूसरा,
जब पेड़ पे इनको बैठना होता है ना, ये पूंछ को यूं राउंड राउंड लपेट करके उसमें सिमट करके बैठ जाते हैं, तो वैसे भी इनको फायदा है। और ये जो अपीयरेंस है ये इनको कैमोफ्लेज देती है। कैमोफ्लेज का मतलब कि आसपास के सराउंडिंग से इनके कलर को मैच करवा देती है। तो इनका मान लो कि ये जहां पर छुप के बैठे हैं वहां पर अगर कोई प्रे आ गया, शिकार आ गया, तो उसको पता नहीं पड़ता, तो ये छुप करके अटैक कर देते हैं। और अगर ये देखो साइज में ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, और अगर इनसे ज्यादा भारी कोई प्रीडेटर आ गया तो उनसे भी बचाव हो जाता है कि उसको पता नहीं पड़ता कि हाँ यहां पर ये छुप करके बैठा है क्या। तो इस तरीके से इनकी कलर की, इनकी जो अपीयरेंस है, इसका बेनिफिट इनको मिलता है। ठीक है, इस क्लाउडेड लेपर्ड को माना जाता है द मोस्ट एंशिएंट कैट स्पीसी। जो भी हमारे यहां पर जंगल में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है उनमें सबसे पुरानी स्पीसी है ये। ठीक है, बताया जाता आइस एज में जो सेबर टूथ हुआ करते थे, सेबर टूथ का मतलब इसी तरीके से जो कैनाइन वाले जो दांत रखने वाले होते हैं, ठीक है, उनका कह सकते हैं कि उन्हीं को कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनका फेस देखो आप, इनका फेस जो है वो बाकी लाइंस के, या लाइन तो बोल दिया मैंने, सॉरी, बाकी जो बिग कैट्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, बट इसके बावजूद भी इनका जो जबड़ा है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए इनको हंट करने में बड़ा आसानी रहती है। मेल की अगर बात करें, मेल क्लाउडेड लेपर्ड की, तो मोर और लेस ये फीमेल के कंपैरिजन में 2 गुना बड़े होते हैं। अब आप देख लो, मेल की साइज यहां पर ज्यादा है, फीमेल की कम है। पूंछ का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया कि किस तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, इनके जो पंजे होते हैं ना, इनकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये मोर और लेस अपने ही मतलब एक तरीके से अभी ऊपर चढ़ रहे हैं तो ये पंजा आगे, अब नीचे उतरेंगे ना ये, तो उस टाइम पर पंजा बिल्कुल रोटेट भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से पेड़ पे चढ़ते टाइम पर भी इनको कंफर्ट रहती है और उतरते टाइम पे भी कंफर्ट रहती है। इनके पंजे जो हैं वो रोटेट कर पाते हैं अपनी ही पोजीशन में रहते हुए, तो इस वजह से इनको पेड़ों में उतरना चढ़ना बड़ा आसान है। और सीधी बात है, हैबिटाट जब हम बात ही कर रहे हैं इस तरीके से जंगलों की, तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में जहां जहां पर भी रेन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर आपको इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी। और हमारे यहाँ का मिलेगी, सीधी बात है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट वाला एरिया उधर है और वो साउथ ईस्ट एरिया से, साउथ ईस्ट एशियन रीजन से कनेक्टेड भी है। कई बार ये रेन फॉरेस्ट में तो मिल ही जाते हैं, कई बार ड्राई फॉरेस्ट में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा, ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है ना, ये नॉक्टर्नल हंटर्स है। इसका मतलब रात को ये हंट करते हैं, और हंटिंग का मेन टारगेट क्या होता है, जंगल में मिलने वाले पेड़ों पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जिसमें गिबोन आ गया, मकाक आ गया, मतलब लाल मुंह वाले बंदर और ये होते हैं ना, इनका टारगेट बढ़िया रहता है, इसको खा करके ये सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा इनमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैबिट होती है जो कि इनको बिल्कुल यूनिक बनाती है। वो कैसे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं है, बट यस जिस एरिया में ये रहते हैं ना, वहां पर आपको दूसरी बिग कैट्स भी दिखाई दे जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर मान लो रॉयल बंगाली टाइगर्स मिल गए, है ना। अब क्या होता है कि इनको भी उन्हीं प्रेस पे सरवाइव करना है जिन प्रेस पे मोर और लेस टाइगर सरवाइव करता है। अब आप बताओ कि दोनों के दोनों एक साथ एक ही समय पर अगर हंटिंग के लिए निकले तो खतरा है कि नहीं इन क्लाउडेड लेपर्ड्स को, क्योंकि साइज छोटी है, ये टाइगर या फिर बिग कैट्स हैं, दूसरी जो बिग कैट्स हैं वो इनको खत्म कर देगी। तो ये बड़ा दिमाग लगा करके चलते हैं, अपने जिस एरिया में इनका सर्वाइवल है, जहां पर ये खाते पीते रहते हैं, जिसको हम नीश बोलते हैं, उस नीश को पार्टीशन कर देते हैं। कैसे? टाइमिंग के अकॉर्डिंग, कि टाइगर जिस टाइम पे हंट करेगा, भाई साहब ये जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये छुप करके बैठे रहेंगे, अपनी कोई मूवमेंट नहीं दिखाएंगे। और जैसे ही टाइगर हंट करने का, अब उनका भी टाइम फिक्स होता है कि हाँ भाई सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर ये अपने आप को एडजस्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये को एग्जिस्टेंस वाला जो बिहेवियर है, इसको कहीं ना कहीं क्लाउडेड लेपर्ड जो है वो एक तरीके से फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं नीश पार्टीशनिंग। और इसके चलते इनके सर्वाइवल में ज़्यादा इतना खतरा नहीं आता। बट यस अगेन, कि कहीं ना कहीं जिस एरिया में ये रहते हैं ना, उस एरिया में लगातार आप कह सकते हो कि खेती बढ़ती चली जा रही है, तो इनका एरिया वैसे एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से कम होता चला जा रहा है। इस वजह से इनकी प्रोटेक्शन पे काम करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखो बड़े जो लार्ज या स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस हैं उनके साथ में किस तरीके से ये सेटिंग करते हैं, ये बड़ी यूनिक बात है इनकी। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपकी अरेबियन सी हम्पबैक वेल। आपने देखे होंगे कई यूट्यूब पे वीडियोस, इस तरीके की जो वेल होती है जिसका नीचे से तो व्हाइट वाला पोर्शन होता है और ऊपर फेस के ऊपर ऐसे मतलब होता है ना, जैसे मान लो मुहासे से निकले हुए रहते हैं, वो वाली वेल है ये।
ठीक है, सबसे पहली चीज IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न्ड है, बट यस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में शेड्यूल फर्स्ट में है, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है। देखा जाए तो ये अरेबियन सी वाले एरिया में भी दिखाई देगी। अरेबियन सी से कौन कौन से एरिया आते हैं वो हम थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं, पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अरेबियन सी कहाँ कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, उन एरियाज में यमन, ओमान, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान वाला एरिया भी आ गया, खैर हमने मेंशन नहीं कर रखा बट यस आ जाता है वो भी। इसके अलावा श्रीलंका वाले एरिया में भी इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी आपको, और इंडिया वाले एरिया में तो है ही हमारे कोस्टल एरियाज में, और मॉलडीव्स आई गया बीच में, ठीक है। ये माइग्रेटरी स्पीसी है। माइग्रेटरी का मतलब ये अरेबियन सी में नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ मूव करती रहती है, इंडियन ओशन तक भी जाती हैं। बाकी मोर और लेस जो वेल की जो स्पीसीज हैं उनके लिए कहा जाता है मोर और लेस वो स्टेशनरी, या आपने ज़्यादा एरिया को वैसे देखा जाए ना, स्टेशनरी तो क्या कहेंगे, मतलब स्टेबल, एक कहता है ना कि अपना पाथ एकदम स्टेबल लेकर के चलने वाली होती हैं। बाकी वेल्स तो आपको पता ही है बहुत लंबा रन करके लेके जाती हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके लिए, ये जो अरेबियन सी हम्बैक जो वेल्स हैं इनका जो फिशेस होता है, दैट मीन्स इनका जो एक्सक्रीटा होता है ना, वो बड़ा न्यूट्रिएंट रिच होता है, और उसको खाकर के जो छोटे मोटे समुद्री जीव होते हैं जिनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, वो सरवाइव करते हैं। अब सीधी बात है, जब हम वाटर बॉडी की फूड चेन की बात करते हैं तो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स को छोटी फिशेस खाती हैं, और उन छोटी फिशेस को फिर एक बड़ी फिश खाती है, इस तरीके का चेन बनता है, ठीक है। अब आप नोटिस क्या करोगे कि नंबर्स में तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स बहुत सारे हैं, अब इन्हीं के जो एक्सक्रीटा है, जो भी इनके द्वारा बॉडी से इजेक्ट किया हुआ मटेरियल होता है, उसको खा करके फाइटोप्लैंक्टॉन्स चल रहे हैं। इनको छोटी छोटी मछलियां खा करके वो सर्वाइव कर रही हैं, और उन छोटी छोटी मछलियों को खा करके वेल सर्वाइव कर रही है। इस तरीके से एक बड़ा बैलेंस्ड मैकेनिज्म चलता है। तो अब आप देख लो कि इस तरीके की स्पीसी का कंजर्वेशन प्रोटेक्शन जरूरी हो जाता है, इसीलिए जो हमारी स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम है उसमें इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बैलेंस लेकर के चल रही है। साइज 40 से 50 फीट लेंथ हो जाती है इनकी, तो अपने आप में बहुत बड़ी लेंथ हो गई है ना। और खाती क्या है, क्रिल, स्मॉल श्रिम्प, या फिर समुद्र में मिलने वाले जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जिनको क्रुस्टेशियंस बोल दिया जाता है, वो खा करके अपना काम चलाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज रेड पांडा। रेड पांडा अपीयरेंस देखो, ये है आपके सामने बिल्कुल, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड साइट्स अपेंडिक्स फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसका मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है, दी जा रही है। अब देखो जी, बात ऐसी है, रेड पांडा की बात करें ना तो ये बड़े शर्मीले होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और ऑर्बोरियल है। ऑर्बोरियल का मतलब क्योंकि पेड़ों पे रह करके काम अपना चलाते हैं। अब पेड़ों पे ही इनका सर्वाइवल होता है। इनका बेस्ट जो फूड है ना, दैट इज बैम्बू। बैम्बू आपको पता है हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बड़ा अच्छा होता है, तो आपको ये चीज़ हिंट कर जानी चाहिए, हाँ जी नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर हमें मिल जाएंगे। इनके पास में भी जो क्लाउडेड लेपर्ड है ना, उनकी तरह एक फीचर है, वो है कि इनकी जो कलाई होती है ना, वो एकदम मूव कर जाती है, ठीक है। तो इनको पेड़ों पे ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में जोर नहीं आता। साथ में हमारा हाथ जैसा होता है ना, जिसमें एक तरफ तो फिंगर्स हो गई, ठीक है, और एक तरफ अंगूठा हो गया, तो इससे हमारे अंगूठे से कितना हेल्प मिल जाती है, किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही इनके भी हाथ में, इनके पंजे में स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्रिप बनाने में बड़ी हेल्प कर देती है, ठीक है। इसके अलावा ये अपनी खुद की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पेड़ों पे रहते हैं। बैम्बू इनका बेस्ट आप कह सकते हो फूड है। फ्रूट्स भी खा लेते हैं, और छोटे मोटे जो मैमल्स हैं उनको भी खा करके काम, मतलब ओमनिवोरस हो गया ये, ठीक है जी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है, तो ये चीज हमें और अच्छे से ध्यान रख लेनी है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो रेड पांडास जो हैं वो अपनी खुद की फैमिली, इनकी फैमिली का नाम है एल्यूरिडाई, ठीक है, एल्यूरिडाई। इस फैमिली में ये इकलौता बचा हुआ अभी स्पीसी है, ठीक है। तो ये अपने आप में वैसे भी इसकी कंजर्वेशन की जरूरत है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमने स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम में डाला हुआ है। ज्योग्राफिकली देखें, ये पूरे स्ट्रेच नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए चाइना के साउथ, मतलब आप कह सके तो साउथ ईस्ट चाइना वाले रीजन तक है फैला हुआ है। थोड़ा बहुत म्यांमार में भी आपको इसकी एक्सपेंशन देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एरिया इसका आ जाता है
जहां पर रेड पांडा आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमारे देश में देखो यहाँ पर तो सिक्किम आ गया, इधर अरुणाचल प्रदेश आ गया, फिर इसके अलावा थोड़ा सा इधर ये नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का एरिया आ गया जहां पर दार्जिलिंग लोकेटेड है। और दार्जिलिंग के पास में ही एक और डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का जिसका नाम है कालिम्पोंग। इन एरियाज में आपको रेड पांडा की प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बैम्बू बड़ा फेवरेट है, ध्यान रख लेना। चलो जी, नेक्स्ट स्पीसी है दैट इज कैरेकल। कैरेकल मतलब ये आप कह सकते हो एक तरीके से जंगली बिल्ली, साइज भी बिल्ली की साइज की है। इनका अपीयरेंस देखो आप, इनके कान के ऊपर इस तरीके के बाल निकले हुए हैं, ठीक है, जिनको टफ्ट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे? टफ्ट्स। ये इनको यूनिक बनाता है और साथ में इतना एग्रेसिव अटैकर होते हैं ये कि आप देखोगे कि वीडियो देखना एक बार सर्च करके कि कैरेकल हंट कैसे करते हैं, तो मतलब एकदम बहुत फुर्ती से, कहने का मतलब। और साथ में वजन के हिसाब से भी मतलब बिल्ली की साइज का होकर के भी सबसे हैवीएस्ट है इस साइज की पैकेज की बात की जाए तो, और फास्टेस्ट है। स्मॉल कैट्स में हैवीएस्ट बट फास्टेस्ट। जनरली अफ्रीका में मिल जाती हैं, बट यस इंडिया में भी इसकी प्रेजेंस आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले एरिया में दिख जाएगी। अच्छा, जनरली ये कहाँ रहती हैं, क्लाइमेट कैसी इनको मिल जाए? देखो सीधी बात है, बैकग्राउंड से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, इसका मतलब पानी तो देखो कम ही रहता है जिस एरिया में रहती हैं। इसका मतलब हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर जाती है, जैसे कि बहुत ऊंची ऊंची घास वाला एरिया, एग्जाम्पल सवाना। सेमी डेजर्ट जहां पर बरसात बहुत कम हो, वहां पर भी इनका सर्वाइवल आसानी से मिल जाएगा। या फिर आपको पहाड़ी एरियाज में बहुत कम पानी के चलते जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो पहाड़ी एरिया में घास के मैदान, इसका मतलब वहां पर आपको टेम्परेट ग्रासेस मिलेंगी, तो वहां पर जैसे स्टेपी का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर, वहां पर भी इनका सर्वाइवल आप देख सकते हो। ठीक है, ये नॉक्टर्नल है, दैट मीन्स ये रात को निकल करके और फिर बाद में अपने हंट पे निकलते हैं। और खाती क्या है ये? मंगूस। ठीक है, इसके अलावा रॉडेंट, मंकी, इनको। ओके, अपीयरेंस मैंने बताई दी किस तरीके की होती है। इसके अलावा पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ सकती हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग इनका एक फीचर है हंट करने का कि जिस चीज को, जिस एनिमल या थिंग को इन्होंने हंट कर लिया ना, उसको टुकड़ों में बांट लेती हैं, और बांट करके एक अभी खा लेंगी और एक उसके बाद में फ्यूचर के लिए सेव कर दिया, हाँ भाई बाद में खा लेंगे, तो टुकड़ों में काट करके और अपने शिकार को रखती हैं। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग इनकी एक कहते हैं ना बिहेवियर है। इसके अलावा ये सॉलिटरी फीचर रखते हैं। सॉलिटरी का मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, और साथ में अपनी जो टेरिटरी इन्होंने डिफाइन कर ली ना, उसकी बड़ी पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि मेरे एरिया में कोई दूसरा तो नहीं आ गया है, और अपनी टेरिटरी को बहुत ज्यादा कहते हैं ना एग्रेसिवली डिफेंड करते हैं कि कोई दूसरा एंटर हो जाए तो फिर देखो मजाल है। ठीक है जी। फिर देखी जाए बात IUCN में, देखो ग्लोबली तो देखा जाए ना तो इसको कंसिडर किया हुआ है लीस्ट कंसर्न, इसका मतलब ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बट इंडिया की बात करें ना तो ये नियर थ्रेटेंड है, इसका मतलब खतरा बना हुआ है। साइट्स में अपेंडिक्स सेकंड में डाला हुआ है, और हमारे यहाँ पर हाईएस्ट प्रोटेक्शन में डाला हुआ है कैरेकल को शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें तो इस तरीके से कैरेकल्स जो हैं इनकी बात हमने की। कहाँ पर मिलते हैं? देखो दुनिया में तो ज्यादातर आपको अफ्रीकन रीजन में मिलेगा, बट हमारे देश की बात करें तो राजस्थान, गुजरात में मेनली, और मध्य प्रदेश में भी कुछ अपीयरेंस अगर आपको दिख जाए तो एक अलग बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चले, चलो जी। नेक्स्ट है आपका मरीन टर्टल। मरीन टर्टल की बात करें तो इनको लेदर बैक टर्टल भी बोल दिया जाता है। इकलौता टर्टल जिसके बैक जो है वो स्केल से नहीं बना हुआ, जो हार्ड कवर होती है ना बैक पे, वो नहीं है। ये मोर और लेस अपनी पूरी बॉडी को जिस तरीके से आप देख सकते हो वैसा ही बनाया हुआ है, जैसे कि आप लेदर के जूते पहनते हो ना, शूज, तो उसी की अपीयरेंस आप देख सकते हो किस तरीके से लेदर जैसा दिखाई देता है, तो नाम ही दे दिया लेदर बैक टर्टल। बेसिकली ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर रही है, अपेंडिक्स 1 में है और शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन है इसके लिए। इसका मतलब पॉपुलेशन गजब तरीके से डिक्लाइन कर गई है पिछले कुछ सालों में। ठीक है जी। ये लार्जेस्ट एक्सटेंट मरीन टर्टल है, इसका मतलब आपको ये दूरी तक, बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल करने वाले ये टर्टल्स मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक भी माइग्रेट करते हुए मिल जाएंगे। इतनी लंबी दूरी का ये ट्रैवल करते हैं। लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी रूट जो है वो इन्हीं टर्टल्स का मिलता है। ठीक है, इनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई टर्टल है तो वो ये लेदर बैक टर्टल ही है। साइज बहुत ज्यादा बड़ी होती है इनकी, ठीक है। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो ये इनको मुंह जो होता है ना, इनका जबड़ा बड़ा स्ट्रांग होता है, ठीक है। और साथ में इनकी जो स्ट्रक्चर है फेस की, वो कुछ इस तरीके की होती है कि मान लो ये जेलीफिश टाइप कोई भी फूड आता है, सॉफ्ट बॉडीड कोई भी, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके सॉफ्ट बॉडीड जो एनिमल्स होते हैं सी ओशियन में मिलने वाले, उन पे ये सर्वाइव आसानी से कर पाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इनकी आप कह सकते हो नेस्टिंग की बात की जाए कि कहाँ पर ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, किस एरिया में जाकर के ये अपना कहते हैं ना ब्रीडिंग का जो काम है वो किया करते हैं। तो नेस्टिंग का जो काम है मोर और लेस आपको कैरेबियन एरिया में मिल जाएगा। कैरेबियन का मतलब आप देख सकते हो कि जो साउथ अमेरिका वाला एरिया है, ठीक है, उसी के नॉर्थ में जो ये वेस्ट इंडीज वाले एरियाज है ना, वहाँ पर ये नेस्टिंग किया करते हैं। मतलब एक तरीके से जो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने का काम है, बच्चे पैदा करने का काम है, वो वहां जाकर ज्यादातर होता है। और वहां पर एक बीच है जिसका नाम है शिरीकी बीच, ठीक है, चिरिकी या शिरीकी जो भी पढ़वा वहां पे। बट इंडिया में कहाँ होती है वो हम देखते हैं। इंडिया में ज्यादातर आपको निकोबार आइलैंड ग्रुप है ना, उसमें दिखाई दे जाएगा। वहां पर भी लिटिल अंडमान आइलैंड जो कि यहाँ पर आप साउथ वाले में देख सकते हो, इसके अलावा ग्रेट निकोबार वाला एरिया है, लिटिल निकोबार वाला एरिया है, वहां पर भी इनकी आप कह सकते हो कि नेस्टिंग जो है वो करते हैं ये, ठीक है। लिटिल अंडमान आइलैंड हो गया। इसके अलावा गैलाथिया, अलेक्जेंड्रिया, दगमार, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में आ जाते हैं। इसके अलावा कियांग, बउआ, ये लिटिल निकोबार आइलैंड में आ जाते हैं। कहने का मतलब कि अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान और ग्रेट और लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार वाले एरिया में मेनली नेस्टिंग का जो काम किया करते हैं हमारे यहाँ पे। और बताया जा रहा है कुछ स्टडीज ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि साउथ एशिया जो है वो सबसे बड़ा खतरा है ये जो लेदर बैग्ड टर्टल्स हैं उनके लिए। इसका मतलब हमारे एरिया में प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं फिर इस स्पीसी को किस में डाल दिया हमने, जो स्पीसी रिकवरी प्रोग्राम है उसमें। अब आ जाता है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट आर्टिकल, दैट इज जैरडॉन्स कर्जर। ये देखो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है। इसका मतलब इसकी प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इसके बारे में बहुत कम पता है, ये बड़ी बात है। ये इंडिया में केवल एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी तक मिला है और उसका नाम है श्री लंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जहां पर रेड सैंडर्स दैट मीन्स लाल चंदन के पेड़ मिलते हैं। वहां पर इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये नॉक्टर्नल बर्ड है, रात को निकलने वाला है और अपनी फैमिली से कह सकते हैं ना कि ये अपने आप में अपनी फैमिली से बिलोंग करने वाला इकलौता नॉक्टर्नल बर्ड है, ठीक है। और एंडेमिक है इंडिया के लिए। एंडेमिक का मतलब ये इंडिया के अलावा कहीं और अभी तक नहीं देखा गया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, ठीक है। बट यस, इसके बारे में अभी इतना कुछ पता नहीं है। 1986 तक तो ये माना गया था कि ऐसा कोई बर्ड है ही नहीं, एक्सटिंक्ट है या फिर खत्म हो गया। बट 86 के बाद में जब एनकाउंटर्स हुए, पता पड़े, तो फिर बाद में थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिया गया कि स्पीसी की रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में लोकली आंध्र प्रदेश वाले एरिया में इसको बोला जाता है कलीवी कोड़ी। बिहेवियर कैसा है इसका या फिर उसका नेस्टिंग हैबिट कैसी है, भाई इसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी इसके बारे में ज्यादा कहते हैं ना कि नॉक्टर्नल है, दिखता है, रात को निकलता है। अब रात को बर्ड की साइज भी ज्यादा बड़ी नहीं है तो इतना आइडिया नहीं लगता, ठीक है। पेन्नार रिवर है, ठीक है, ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होकर के अल्टीमेटली गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। और उसी रिवर के मतलब वो रिवर जो है वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम है श्री लंकमलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बर्ड जो है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम है जैरडॉन्स कर्जर। ओके, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही, ठीक है। और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके साथ ऐसे ही मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।